अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इतला इतनी सनसनीखेज थी कि मैंने आनन फानन तैयारी की और एक कांस्टेबल के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गया। आज की जदीद दुनिया में इसे क्राइम सीन का नाम दिया जाता है, लेकिन हमारे ज़माने में ये जाए वकुआ या जाए वारदात या मुख्तसरन मौका कहलाता था। वो सादा दौर था और हमारी तफ्तीश का अंदाज भी सादगी और पुरकारी लिए होता था। आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी और मॉडर्न तौर तरीक़ों के तोफ़ैल तफ्तीश का रंग ढंग ही बदल कर रह गया है। ताहम थानों के ट्रायल रूम में अब भी वही रवायती झलक नज़र आती है। वो दोहरे कत्ल की एक लर्ज़ा खेज़ वारदात थी। इस वक्त शाम के 5 बजे का वक्त होगा। दोपहर ढल चुकी थी, लेकिन फ़ज़ा में मौजूद हिद्दत के बाइस यूं ही महसूस होता था कि जैसे सूरज अभी भी सर पर ठहरा हुआ है। जाए वकुआ चौधरी मुबारक अली का डेरा था। चौधरी मुबारक का ताल्लुक मौजा शहजाद कोट से था और मज़कूरा डेरा गांव के जुनूब में तहत नज़र फैले हुए खेतों के दरमियान वाक़ था। इन दिनों मेरी तैनाती फरीदाबाद के थाने में थी, जो मौजा शहजाद कोट से नज़दीक ही वाक़ था। हम एक टांगे में बैठकर पहले मौजा शहजाद कोट पहुँचे और फिर चौधरी मुबारक के साथ इसके डेरे का रुख किया था। मज़कूरा डेरा 3 कमरों और एक कुशादा सहन पर मुश्तमिल था। एक कमरे में ट्यूबवेल नस्ब था, दूसरे कमरे में मुख्तलिफ ज़रई आलात और कुछ नाकारा सामान भरा हुआ था, जबकि तीसरे कमरे की तरतीब से ये अंदाज़ा होता था कि वो रिहाइश के मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इस कमरे में एक चारपाई के अलावा एक मेज़ और 2 कुर्सियाँ भी मौजूद थीं। दोनों मकतूलीन की लाशें मज़कूरा चारपाई पर पड़ी हुई थीं। इन लाशों को उजली सफ़ेद चादर से ढाँप दिया गया था, जो एक तरफ से खून आलूद थी। मैं जैसे ही चारपाई की जानिब बढ़ा, चौधरी मुबारक ने इज़्तिरारी लहजे में कहा, "एक मिनट मलिक साहब।" मैं रुक गया और सवालिया नज़र से चौधरी को तकने लगा। डेरे पर निस्फ दर्जन के करीब अफराद जमा हो गए थे और लोगों की आमद का ये सिलसिला जारी था। इस सनसनीखेज़ वाक़ये ने गाँव में खलबली मचा दी थी। मेरी सवालिया नज़र के जवाब में चौधरी ने वहाँ मौजूद अफराद को कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया। फ़ौरन से पेशतर इसके हुक्म की तामील की गई और पलक झपकते में वो कमरा खाली हो गया। सिर्फ मैं, चौधरी मुबारक और मेरे साथ आने वाला कांस्टेबल इस कमरे में बाकी रह गए। चौधरी ने कांस्टेबल जावेद की जानिब इशारा करते हुए गहरी संजीदगी से कहा, "काका, थोड़ी देर के लिए तुम भी बाहर चले जाओ।" जावेद की उम्र 20-22 साल थी, लेकिन वो अपनी सेहत, कद-काठ और चेहरे की मासूमियत के बाइस 15-16 साल से ज़्यादा का नहीं लगता था। जब भी चौधरी ने उसे काका या बामायनी बच्चा कहकर मुखातिब किया था। चौधरी के हुक्म की तामील से पहले जावेद ने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में मेरी जानिब देखा तो मैंने गर्दन के इशारे से इसे बाहर जाने की हिदायत कर दी। वो मेरे इशारे की तायद में खामोशी के साथ इस कमरे से बाहर निकल गया। चौधरी ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, फिर मेरी जानिब मुड़ते हुए बोला, "मलिक साहब, इन दोनों लाशों की हालत ऐसी नहीं है कि सरेआम तमाशा लगाया जाए।" मैंने असबात में सर हिलाया और चारपाई पर चादर के नीचे ढकी लाशों की जानिब बढ़ गया। चौधरी भी मेरे साथ था और उसने जब चादर को एक कोने से पकड़कर खींचा तो मेरी निगाह एक शर्मनाक मंजर से टकराकर बेख्तियार झुक गई। वो एक मर्द और एक औरत की लाशें थीं, जो नाज़ेबा हालत में थीं। मैंने इसीलिए लोगों को कमरे से बाहर निकाला है। चौधरी की धीमी और बोझल आवाज़ मेरी समाज से टकराई। "कौन है ये दोनों?" मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। चौधरी ने जवाब दिया, "नवाज़ तो मेरा मुलाजिम है।" इसका इशारा मर्द की जानिब था। ये उधर डेरे पर ही होता था। "और ये पीनो है परवीन उर्फ पीनो हनीफ की बीवी है। आपके तारुफ से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि ये दोनों मियाँ बीवी नहीं हैं।" मैंने चौधरी की आंखों में देखते हुए कहा, "ये भी आप ही बताएंगे कि इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें।" चौधरी ने मायनेखेज़ अंदाज में जवाब दिया, "ज़ाहिर है ये कोई जायज़ ताल्लुक़ या रिश्ता तो हो नहीं सकता।" मैंने गंभीर अंदाज में सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया। चौधरी ने लोगों को कमरे से बाहर भेजकर वाक़िअतन अक्लमंदी का सबूत दिया था। मकतूलीन की हालत ऐसी नहीं थी कि इन्हें आम नुमाइश के लिए पेश किया जाता। मौके की कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी, लिहाजा मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मैंने 15-20 मिनट के जायज़े के बाद इस हकीकत को पा लिया कि पीनो और नवाज़ को
बेखबरी में मौत के घाट उतारा गया था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक जब वो दोनों अपनी गैर नसाबी सरगर्मी में मशगूल थे तो किसी ने भरा हुआ रिवॉल्वर इनके जिस्मों में खाली कर दिया था। दोनों के जिस्मों के बालाई हिस्से खून में तरबतर थे। ये दोहरे कत्ल की संगीन वारदात बादी नज़र में शदीद इंतकामी कार्रवाई का नतीजा नजर आती थी। पीनो और नवाज की खून आलूद लाशों को देखकर मुझे दिली सदमा हुआ। अब चाहे वो दोनों जिंदगी से बहुत दूर जा चुके थे, मगर कुछ अर्सा पहले वो भी जीते जागते इंसान हुआ करते थे। पीनो के चेहरे के नकूश इसे एक गैर मामूली हसीन लड़की जाहिर करते थे। नवाज भी वजीहा और शकील दिखाई देता था। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और इन दोनों की लाशों को दोबारा चादर से ढांप दिया। फिर चौधरी मुबारक की तरफ देखते हुए गंभीर लहजे में सवाल किया कि किस बदबख्त का कारनामा हो सकता है। ये तो आपको पता चलाना है मलिक साहब। मैंने पूछा, आपका जहन क्या कहता है चौधरी साहब? मेरा ध्यान तो हनीफ की तरफ जा रहा है, यानी पीनो के शौहर की जानिब। ऐसी गैरतमंदाना कार्रवाई कोई शौहर ही कर सकता है। वो अपनी एक टांग को दबाते हुए बोला, क्या आपने इस सिलसिले में हनीफ से कोई पूछताछ की थी? मैंने इस्तफसार किया। वो दोबारा अपनी टांग को सहलाते हुए बोला, मैंने इसकी तरफ एक बंदा दौड़ा दिया था, लेकिन मुझे बताया गया है कि हनीफ इस वक्त घर के अंदर मौजूद नहीं। वो अपने घर में नहीं है। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, इसका मतलब है कि इसे अभी तक इस वाक़ये की इत्तला नहीं मिली। अगर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है तो चौधरी एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, तो फिर ऐन मुमकिन है कि हनीफ खुद ही इधर उधर हो गया हो। चौधरी की मायनाखेज़ी ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो हनीफ ही को पीनो और नवाज का कातिल समझ रहा है। मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, चौधरी साहब, आप दोहरे कत्ल की इस वारदात के बारे में क्या जानते हैं? कुछ ज़्यादा नहीं। वो एक बार फिर अपनी टांग को दबाते हुए बोला, क्या आपकी टांग के साथ कोई मसला है? मैं पूछे बिना न रह सका। हाँ, उसने अस्बात में गर्दन हिलाई और बताने लगा, कुछ अर्सा पहले ये मसला शुरू हुआ है। हकीम इसे अर्कुन्निसा कहता है। ओह अच्छा, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और फिर वापस मौजू की जानिब आते हुए इजाफा किया, आप मुझे कुछ बताने जा रहे थे? जी हाँ, वो बेजारी से बोला। मैं तो इधर अपनी हवेली में आराम कर रहा था। वही घबराया हुआ मेरे पास आया और बताया कि डेरे पर किसी ने पीनो नवाज को कत्ल कर दिया है। मैं फौरन हवेली से डेरे पर पहुंचा और इन दोनों की खून में लथपथ पड़ी लाशों को देखकर पलक झपकते में समझ गया कि अपनी मौत से पहले वो किस हरकतों में मसरूफ थे। मैंने वहीद ही को हुक्म दिया कि वो इनकी लाश को चादर से ढांप दे। वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर एक गहरी सांस खारिज करने के बाद अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, इसके बाद ही मैंने अपने एक बंदे को हनीफ की तरफ दौड़ाया था। जब वो घर में नहीं मिला और खेतों में भी कहीं दिखाई नहीं दिया तो मैं हवेली आ गया और एक बंदे को आपके पास इस वाक़ये की इत्तला देने भेज दिया ताकि आप मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई कर सकें। क्या नवाज की बीवी को इस वाक़ये की खबर है? चौधरी के खामोश होने पर मैंने एक अहम सवाल किया। जी हाँ, उसने अस्बात में गर्दन हिलाई। नवाज की घरवाली को इत्तला दे दी गई है। उसने अपने घर में रोना पीटना डाल रखा है। वो एक मर्तबा डेरे का चक्कर भी लगा कर गई है, लेकिन मेरी हिदायत के मुताबिक वहीद ने इसे कमरे के अंदर घुसने नहीं दिया। एक लम्हे को रुककर उसने मुझसे सवाल किया, मलिक साहब, आप ही बताएं, एक बीवी का अपने शौहर को इस तरह देखना मुनासिब है क्या? मैंने दो टोक अंदाज में जवाब दिया, कतई मुनासिब नहीं। मरियम वहीद से बहस व तकरार करती रही। चौधरी ने मजीद बताया, लेकिन वहीद मेरी हिदायत के मुताबिक इसी बात पर अड़ा रहा कि जब तक पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं कर लेती किसी भी बंदे को लाशों तक जाने नहीं दिया जा सकता। यह आपने बहुत अच्छा किया, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। फिर पूछा, क्या आपका वो बंदा, मेरा मतलब है आपका वो मुलाजिम वहीद, इस वक्त डेरे पर मौजूद है? जनाब, वो इस वक्त उधर गांव में है। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए मोतदिल लहजे में बोला, मलिक साहब, आप वक़्वा की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मेरी हवेली आ जाएं, बाकी की बातें वहीं बैठकर करेंगे। क्या आप हवेली जा रहे हैं? जी, वो अपनी टांग को मसलते हुए बोला, मैं इस कमबख्त अर्कुन्निसा की वजह से बहुत परेशान हूँ। ठीक है, आप हवेली जाकर आराम करें, मैंने सरसरी लहजे में कहा, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। कांस्टेबल जावेद को मैंने कमरे के दरवाजे पर मुतय्यन कर दिया था।
ताकि मेरी इजाज़त के बगैर कोई अंदर दाखिल न हो सके। डेरे के सहन में मौजूद दर्जन भर अफराद लाशों का नज़ारा करने के लिए काफ़ी बेचैन दिखाई देते थे। मैं इनकी बेकरारी को बखूबी समझ सकता था। वो फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूर थे। इस वारदात की नौइयत कुछ ऐसी थी कि इनका शौक इन लम्हात में सातवें आसमान को छू रहा था। पीनो और नवाज की लाशों का तफसीली मुआयना करने के बाद मैंने इन्हें सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया। लाशों के मौका वारदात से हट जाने के बाद वहां मौजूद लोगों की बेचैनी और तजस्सुस को भी करार आ गया। जब कांस्टेबल वहीद लाश को लेकर वहां से रवाना हो गया तो मैं इस कमरे का जायजा लेने लगा। वो नीची छत वाला 12 बाई 15 का एक आम सा कमरा था। इस कमरे में दरवाजे के अलावा 2 पट वाली एक खिड़की भी मौजूद थी। ये खिड़की कमरे की अकवी जानिब खुलती थी। मैंने मज़कूरा खिड़की के पट खोलकर बाहर का जायजा लिया। तहत निगाह मुझे खेतों का सिलसिला फैला हुआ दिखाई दिया। इस डेरे से चंद गज के फासले पर एक नहर गुजरती थी जो बल खाती हुई शुमाल की सिमत चली जाती थी। मैं चंद लम्हात तक इस फिक्री मंजर में खोया रहा। फिर मैंने इस खिड़की को बंद कर दिया। इस खिड़की का साइज 3 तरफ 5 फीट रहा होगा। इस खिड़की में किसी किस्म की आहिनी सलाखें या जाली वगैरह नस्ब नहीं थी। गोया इसके रास्ते कमरे में किसी भी शख्स की आमदोरफ्त मुमकिन थी। जिस चारपाई पर से पीनो और नवाज की लाशें उठाई गई थीं, इस पर कोई बिस्तर वगैरह नहीं बिछा हुआ था। लिहाजा कत्ल की नतीजे में वो चारपाई भी जाबजा खून आलूद हो चुकी थी। हत्ता कि चारपाई के नीचे कमरे का कच्चा फर्श भी खून आलूद था। ताहम फर्श पर गिरने वाला खून जमकर खुश्क हो चुका था। इस तमाम तर कार्रवाई में मुझे आलाए कत्ल का कहीं नामो निशान नजर न आया। इस कमरे से और भी कोई ऐसी शय दस्तयाब न हो सकी जो दोहरे कत्ल की इस वारदात पर रोशनी डाल सकती। ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैं कमरे से बाहर निकल आया और दरवाजे को बंद करने के बाद कुंडी लगा दी। डेरे के सहन में मौजूद अफराद के चेहरे तजस्सुस से चमक रहे थे। इनकी आंखों से सनसनीखेज सवालात झलकते थे। मैंने इन पर तनकीदी निगाह डाली और पक्की उम्र के एक शख्स को इशारे से अपने पास बुलाया। वो मुझे एक समझदार और बुर्दबार शख्स नजर आया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, चाचा क्या नाम है तुम्हारा? वजीर बख्श जनाब, उसने जवाब दिया। क्या तुम भी मौजा शहजाद कोठी में रहते हो? जी सरकार। मैंने इस्तफसार किया, तुम करते क्या हो? माई बाप औलाद जवान हो गई है, अब सब कुछ वही करते हैं। उसने बड़े रसान से जवाब दिया। मेरे बेटे कहते हैं कि अब्बा अब हम काम करेंगे, तुम आराम करो और घूमो फिरो। चाचा वजीर, तुम तो किसी बादशाह से कम नहीं हो। मैंने तारीफी नज़र से उसकी तरफ देखा। ऐसी फर्माबरदार और सालेह औलाद तो किस्मत वालों को मिलती है। बस जी, अल्लाह का करम है, वो सादगी से बोला। वजीर बख्श बहुत गहरा शख्स था। हमें धीमे लहजे में बातें करते देखकर वहां मौजूद अफराद बेकली का शिकार नजर आने लगे थे। इस मुश्किल का हल निकालने के लिए मैंने वजीर बख्श से कहा, चाचा तुम मेरे साथ आओ। उसने मेरे हुक्म की तामील की। मैंने दूसरे कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। इस कमरे के अंदर मुख्तलिफ नौइयत के ज़रई आलात और नाकारा सामान भरा हुआ था। कमरे का मुआयना और आलाए कत्ल की तलाश जारी रखते हुए मैंने वजीर बख्श से कहा, कितनी अजीब बात है चाचा, आजकल की औलाद अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रखती। इन्हें यह भी ख्याल नहीं आता कि एक दिन इनको भी बूढ़ा होना है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो सादगी से बोला। मैंने कहा, चाचा तुम्हारी औलाद के बारे में सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। क्या मैं तुमसे ज़ाती नौइयत का कोई सवाल कर सकता हूँ? वो कदरे उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, जी ज़रूर, आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने पूछा, क्या तुम मेरे इल्म में इजाफा करने की गर्ज से मुझे बताना पसंद करोगे कि तुमने किन उसूलों की बुनियाद पर अपनी औलाद की तरबियत की है? उसूलों का तो मुझे पता नहीं थानेदार साहब, वो धीमे लहजे में बोला। इस सिलसिले में मैंने बुजुर्गों के एक टोटके पर अमल किया है और 100% नतीजा पाया है। टोटका? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। कौन सा टोटका चाचा? रिज़्क़ हलाल का टोटका, वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला। मेरे बुजुर्गों ने मुझे नसीहत की थी कि अपनी बीवी और बच्चों को हमेशा रिज़्क़ हलाल खिलाना। मैंने सारी ज़िंदगी इसी नसीहत पर अमल किया है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बुढ़ापा बहुत आराम और सुकून से गुजर रहा है। वजीर बख्श ने एक हकीकत, एक आफाकी उसूल बयान किया था जिससे इनकार नामुमकिन था। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि हुसूल रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है।
मेरी तलाश और जस्तजू दूसरे से तीसरे कमरे में आ पहुंची। आला कत्ल के हुसूल के सिलसिले में मुझे वहां भी कोई कामयाबी नहीं मिली। इस कमरे में ट्यूबवेल का इंजन नस्ब था। इसके अलावा तेल का ड्रम और इंजन के मुख्तलिफ मैकेनिकल पुर्जाजात भी नजर आ रहे थे। मैं थाने से रवाना होते वक्त एक थैला भी अपने साथ ले आया था, जिसमें हथकड़ी और ताला भी मौजूद था। मैंने जाए वकुआ वाले कमरे के दरवाजे पर सरकारी ताला डाल दिया। इस सरकारी मोहर के बाद कोई भी शख्स इस कमरे को खोलने की जिसारत नहीं कर सकता था। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने वहाँ मौजूद अफराद के बयान भी लिए, लेकिन ऐसी कोई काम की बात सामने ना आ सकी जो इस दोहरे कत्ल की वारदात पर रोशनी डाल सके। डेरे से मौजा शहजाद कोट की जानिब जाते हुए मैंने वजीर वक्त से भी मुत्तईद सवालात किए, जिनके इसने तसल्ली बख्श जवाब दिए। इस खुशबख्त बुढ़े से हासिल होने वाली मालूमात मेरे लिए गिरा कद्र अहमियत की हामिल थीं, लेकिन सरे दस्त मैं आपको इन इंकशाफात के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। खफा होने की ज़रूरत नहीं, ये कहानी का तकाजा है। मौजा शहजाद कोट पहुंचने के बाद मेरा रुख खुद ब खुद हनीफ के घर की जानिब हो गया। हालांकि चौधरी मुबारक ने मुझे अपनी हवेली आने की दावत दी थी, लेकिन मैं हनीफ की खबरगिरी ज़्यादा ज़रूरी समझता था। चौधरी की ज़बानी मुझे सिर्फ इतना मालूम हुआ था कि हनीफ इस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं और ना ही वो खेतों में कहीं दिखाई दिया है। हनीफ का घर गांव के वस्त में वाक़ था। उसके दरवाजे पर पहुंचते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं। मैंने मुत्तहिद अफराद के आपस में तेज़ तेज़ बातें करने की आवाज़ें सुन ली थीं। मेरी दस्तक के जवाब में दरमियाने कद काट के एक शख्स ने दरवाज़ा खोला। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो एकदम घबरा गया। इस शख्स के रद्द अमल ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तेज़ नज़रों से उसे घूरा और पूछा, क्या हनीफ तुम्हारा ही नाम है? इन लम्हात में इस शख्स के डरे हुए रद्द अमल से मेरा ध्यान खुद ब खुद हनीफ की तरफ चला गया था। मैं यही समझा था कि वो घर आ गया है और मुझ पर निगाह पड़ते ही परेशान हो गया है। इस शख्स ने बहुत जल्दी अपनी कैफियत पर काबू पा लिया और मेरे सवाल के जवाब में बताया, जी मैं शौकत हूँ, हनीफ का साड़ू। हनीफ को बाहर भेजो, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। हनीफ के हमजुल्फ शौकत ने जवाब दिया, वो तो अभी घर नहीं पहुँचा जनाब, हम लोग भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। कहाँ चला गया वो? मैंने शौकत के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा, वो उधर खेतों में भी कहीं नहीं है, हमें कुछ खबर नहीं। वो सरासीमा अंदाज में दाएं बाएं गली में निगाह दौड़ाते हुए बोला, फिर किसको खबर है? मैंने तेज़ लहजे में दरियाफ्त किया। जिससे भी पूछो वो यही जवाब देता है, क्या हनीफ को ज़मीन ने निगल लिया है या आसमान खा गया है? आप अंदर आ जाएं सरकार, वो मेरी सुनी अनसुनी करते हुए धीमे लहजे में बोला। अगर आप थोड़ी देर और यहाँ खड़े रहे तो गली में एक मेला सा लग जाएगा। उसने एक माकूल बात की थी, ताहम मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारे साड़ू ने कारनामा ही ऐसा अंजाम दिया है कि गली क्या पूरे पिंड में भी मेला लग सकता है। बात ख़त्म करते ही मैं शौकत की मैयत में हनीफ के घर के अंदर दाखिल हो गया। शौकत ने उलझनज़दा अंदाज में कहा। शौकत ने उलझनज़दा अंदाज में मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हनीफ ऐसी हरकत भी कर सकता है। तुम्हारे यकीन करने या न करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। जो होना था वो तो हो चुका। उसने कोई तबसरा नहीं किया। थोड़ी देर के बाद मैं हनीफ की बैठक में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। मेरे अलावा शौकत और उसकी बीवी सलमा भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपने बच्चों को घर के अंदरूनी हिस्से तक महदूद कर दिया था। मेरी आमद से कब्ल इस घर के अंदर जो आस पड़ोस के लोग जमा थे, मेरी हिदायत पर शौकत ने उन्हें भी रुखसत कर दिया। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मेरा नाम मलिक सफ्तर हयात है और मैं फरीदाबाद थाने का इंचार्ज हूँ। आप लोगों का गांव मौजा शहजाद कोट मेरे थाने की हदूद में आता है। शौकत ने गहरी संजीदगी के साथ अपने सर को असबाती जुम्बिश थी, लेकिन खामोश रहा। मगर उसकी बीवी खामोश न रह सकी और एहतजाजी लहजे में बोली, थानेदार साहब, आपने कानूनी कार्रवाई में बहुत जल्दी से काम लिया है। कम से कम हनीफ के वापस आने का तो इंतज़ार कर लेते। लाशें तो बाद में भी अस्पताल भिजवाई जा सकती थीं। बोलते बोलते वो रुहासी हो गई। मैं तो अपनी बहन का मुंह भी नहीं देख सकी। कोई शर्म हया है कि नहीं? शौकत ने अपनी बीवी को सरजिश की। तुम्हें पता है ना पीनो को किस हालत में कत्ल किया गया है? तुम उसका मुंह देखकर क्या कर लेती?
इनकी बाहमी गुफ्तगू से मुझे ये अंदाज़ा करने में ज़रा सी भी दिक्कत महसूस ना हुई कि वो दोनों हालात की नज़ाकत से पूरी तरह आगाह थे। मैं सलमा के दुख को अच्छी तरह समझ रहा था। हालात चाहे कैसे भी हों, कुछ भी हों, लेकिन पीनो सलमा की छोटी बहन थी जो अब इस दुनिया में बाकी नहीं रही थी। अपनी बहन का मुंह तो तुम बाद में भी देख सकती हो सलमा, मैंने हमदर्दी भरे अंदाज में कहा। असल में ये दोहरे कत्ल की ऐसी वारदात है कि मकतूलीन की लाशें को ज़्यादा देर तक जाए वारदात पर रखकर तमाशा नहीं बनाया जा सकता था। ऊपर से शदीद गर्मी का मौसम भी किसी ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर सलमा की आंखों में देखते हुए तसल्ली भरे लहजे में कहा, फिक्र न करो, पोस्टमार्टम के बाद दोनों लाशें इनके बुरसा के हवाले कर दी जाएंगी। फिर तदफीन से पहले तुम अच्छी तरह अपनी छोटी बहन का मुंह देख लेना। हम उधर चौधरियों के डेरे पर भी गए थे, सलमान ने भराई हुई आवाज़ में बताया, लेकिन चौधरी के मुलाजिम वहीद ने हमें इस कमरे के अंदर नहीं जाने दिया। खुदा का गज़ब, मेरी बहन कत्ल हो गई और मुझे ही उसकी लाश तक जाने से रोक दिया गया। बेवकूफ़ी की बातें न करो सलमा, शौकत ने तेज़ नज़र से बीवी को घूरा। लगता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। शौकत, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। वाकई मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। इन हालात में किसी का दिमाग किस तरह ठिकाने पर रह सकता है। तुम हालात को समझने की कोशिश करो, वो कदरे सख्त लहजे में बोला। पीनो की मौत का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन जज्बाती होने से बात नहीं बनेगी। पीनो ने तो हमारी नाक ही कटवा दी है, ऊपर से तुम शोर शराबा मचाकर बाकी की कसर पूरी करना चाहती हो। शौकत अली मुझे खासा माकूल और समझदार इंसान लगा। मौजूदा हालात की नज़ाकत को बहुत गहराई तक समझ रहा था और इसी के मुताबिक अपनी बीवी से बात कर रहा था। सलमा, मैंने तशफ़ी भरे लहजे में शौकत की बीवी को मुखातिब किया, मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ। वहीद को चौधरी मुबारक ही ने वो ड्यूटी सौंपी थी, उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। मकतूल नवाज की बीवी मरियम भी अपने शौहर का मुंह देखने वहाँ डेरे पर पहुंची थी, लेकिन आप लोगों की तरह वहीद ने मरियम को भी कमरे के अंदर कदम नहीं रखने दिया। तुम जज्बाती होने की बजाय ठंडे दिमाग से हालात को समझने की कोशिश करो। ये जो कुछ हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा बदनामी आप ही लोगों की है। पता नहीं मेरी बातें उसकी खोपड़ी में बैठी या नहीं। बहरहाल इसके बाद उसने वावेला नहीं मचाया और खामोश होकर हमारी बातें सुनने लगी। शौकत ने मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, थानेदार साहब, आपकी बातों से महसूस होता है कि इस दोहरे कत्ल की वारदात के सिलसिले में आपका शक मेरे साड़ू हनीफ पर है। मैं अगर ऐसा सोच रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? मैंने उल्टा इसी से सवाल कर डाला। हालात व वाक़ियात हनीफ की ही जानिब इशारा कर रहे हैं। क्या तुम भी इसी अंदाज में नहीं सोच रहे? नहीं, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। क्यों? तुम्हारा जहन इस अंदाज में क्यों नहीं सोचता? मुझे तो तुम खासे अक्लमंद इंसान लगे हो। थानेदार साहब, वो वजाहत करते हुए बोला, मेरा ध्यान अगर हनीफ की तरफ नहीं जा रहा तो इसकी एक ख़ास वजह है। और वो वजह क्या है? मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा। मैं समझता हूँ कि हनीफ इतना बहादुर नहीं है, वो मायनाखेज़ अंदाज में बोला। मुझे महसूस हुआ कि शौकत ने बहादुर का लफ्ज़ गैरतमंद की जगह इस्तेमाल किया था और उसका सबब यह था कि वो अपनी बीवी की मौजूदगी में उसकी मकतूल बहन पीनो के हवाले से कोई हल्की बात नहीं करना चाहता था। पीनो के लाउबाली मिजाज के बारे में चाचा वज़ीर बख्श से भी मुझे बहुत कुछ पता चला था और अब शौकत के मोहतात अंदाज ने भी मुझे बता दिया था कि वो अपनी साली की हरकतों से खुश नहीं था। शौकत, मैंने खंकार कर गला साफ करते हुए कहा, बीवी का मामला ऐसा होता है कि चूहे जैसा शौहर भी गैरत के जोश में किंग कॉन्ग बन जाता है। अगर हनीफ का इस दोहरे कत्ल की वारदात में कोई हाथ नहीं तो फिर वो कहाँ गायब है? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही जनाब, शौकत ने हैरत और उलझन की मिली जुली कैफियत के साथ कहा। मैंने खुद भी खेतों में जाकर देखा है, वो मुझे कहीं नहीं मिला। उसकी बैलगाड़ी भी कहीं दिखाई नहीं दी। हनीफ की ज़मीन किस तरफ वाक़े है? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया। उसने मगरिब की सिमत इशारा करते हुए बताया, इस तरफ कोई 15-20 मिनट के पैदल फासले पर हनीफ की 5 एकड़ ज़रई अराज़ी है। वो आज अपनी बैलगाड़ी को भी साथ ले गया था। कह रहा था कि वापसी पर मेरे और अपने जानवरों के लिए सब चारा भी लेकर आएगा। हम भी हनीफ के इंतज़ार में अपना घर छोड़कर इधर ही बैठे हुए हैं, सलमान ने गमज़दा आवाज़ में बताया। छोटे बच्चे का मसला पैदा हो गया है। बच्चा?
मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। किसका बच्चा? पीनो का बच्चा जी, सलमा ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। मैं इसी मासूम की बात कर रही हूँ। पीनो का एक ही बच्चा है, अहमद। हम अहमद को किसके आसरे पर छोड़कर अपने घर जाएं? अहमद दिन में भी हमारे घर पर ही था। शौकत कहता है कि हम अहमद को अपने साथ ही ले जाते हैं। अहमद आज दिन में आप लोगों के घर क्यों था? मैं पूछे बिना ना रह सका। आज दोपहर में जब पीनो हनीफ के लिए खाना लेकर खेतों की तरफ जाने लगी तो उसने नन्हे अहमद को मेरे पास छोड़ दिया था, सलमा ने बताया। मैंने पूछा, अहमद की उम्र क्या है? वो 4 साल का है जी, उसने जवाब दिया। मेरे 3 बच्चे हैं, वो इनके साथ खुश रहता है। क्या तुम्हारा घर भी इधर करीब ही है? जी, हम भी इसी गली में रहते हैं, शौकत ने बताया। 2 मकान छोड़कर हमारा मकान है। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर सलमा से सवाल किया, पीनो आज दिन में कितने बजे अहमद को तुम्हारे घर में छोड़कर खेतों की तरफ गई थी? मेरा ख्याल है कि इस वक्त दिन के 12:30 बजे होंगे। क्या वो रोज़ाना इसी वक्त हनीफ को खाना देने खेतों की तरफ जाया करती थी? मैंने कुरैत का अमल जारी रखते हुए कहा। जी, इसी वक्त, वो इस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोली। या 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। उसने आज खेतों की तरफ जाते हुए तुमसे कोई ख़ास बात की थी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। वो एक लम्हा सोचने के बाद बोली, जी नहीं। क्या वो रोज़ाना खेतों की तरफ जाते हुए अहमद को आप लोगों के पास छोड़कर जाती थी? एक लम्हे को वो मुझे मुतज़ब्ज़ब नज़र आई, फिर बोली, जी बिल्कुल। क्या बात है सलमा? मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए सवाल किया। तुम मुझे कुछ उलझी हुई और बेचैन नज़र आ रही हो। तुम्हें क्या परेशानी है? वो जी, दरअसल मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, वो कशमकश की सी कैफियत में बोली। पता नहीं इस बात की कोई अहमियत है भी या नहीं। बताओ क्या बात है? मैंने बदस्तूर उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा। अहम और गैर अहम का फैसला मैं खुद कर लूँगा। पीनो ने खेतों की तरफ जाते हुए मुझे बताया था कि आज वापसी में उसे थोड़ी देर हो जाएगी। वो गुलोगीर आवाज़ में बोली। मुझे क्या पता था कि इसे इतनी देर हो जाएगी कि फिर वो कभी लौट कर नहीं आ सकेगी। बात के इख्तिताम पर उसकी आंखें डबडबाई थीं। सलमा, मैंने कतरे नर्म लहजे में से मुखातिब किया, पीनो ने तुम्हें देर से वापस आने की कोई वजह भी तो बताई होगी? जी बताई थी, वो इस बात में सर हिलाते हुए गमनाक लहजे में बोली। उसने कहा था कि हनीफ को खाना खिलाने के बाद वो चौधरियों की हवेली की तरफ जाएगी। सलमा की बात सुनकर मैं चौंक उठा और सवाल किया, वो चौधरियों की हवेली क्यों जाना चाहती थी? चौधरी मुबारक ने किसी काम के लिए उसे अपने पास बुलाया था, उसने बताया। मैं सीधा होकर बैठ गया और सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, चौधरी मुबारक ने पीनो को किस काम से अपने पास बुलाया था? ये तो उसने मुझे नहीं बताया, वो थके हुए लहजे में बोली। और सच्ची बात तो यह है कि मैंने इसे पूछा भी नहीं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, चौधरी मुबारक इस पिंड के मालिक को मुख्तार हैं। वो किसी को भी किसी काम से अपनी हवेली में बुला सकते हैं। मेरे जहन में एक अजीब सा खटका आ बैठा। वहाँ डेरे पर थोड़ी देर पहले चौधरी मुबारक से मेरी तफसीली बात हुई थी। मैंने इससे दोनों मकतूलीन के बारे में मुत्तइद सवालात किए, मगर इसने पीनो को किसी काम से अपनी हवेली में बुलाया था तो वो इसका जिक्र ज़रूर करता, और अगर उसने दानिस्ता इस बात का जिक्र नहीं किया था तो इसका मतलब यही था कि कोई गड़बड़ है, और इस गड़बड़ से चौधरी अच्छी तरह वाकिफ़ है। चौधरी की तरफ से मेरा जहन रेड अलर्ट हो गया। मैंने सलमा से सवाल किया, पीनो तक ये इत्तला किसने पहुंचाई थी कि चौधरी मुबारक ने किसी ज़रूरी काम से उसे हवेली पर बुलाया है? आशा मासी ने, सलमा ने बताया। ये आशा मासी कौन है? मैंने पूछा। और कहाँ पर रहती है? आशा का असल नाम आयशा है। वो चौधरी साहब की नौकरानी है और उधर हवेली ही में रहती है। मैंने चौधरी मुबारक और मासी आशा के नामों पर दायरे लगाकर इन्हें अपने जहन में महफूज कर लिया। इनके अलावा भी 2 नाम दायरों में बंद मेरे जहन में महफूज थे, और वो 2 नाम थे हनीफ और वहीद। मेरे ख्याल में इन चारों अफराद से पूछताछ इस दोहरे कत्ल की वारदात पर रोशनी डालने के लिए नतीजा खेज साबित हो सकती थी। मैंने सलमा और उसके शौहर शौकत से नवाज़ के बारे में घुमा फिराकर मुख्तलिफ सवालात किए। उन्होंने मेरे सवालात के जवाब में नवाज़ की खुल्लम खुल्ला मुखालफत नहीं की थी। थोड़ी देर के बाद मैंने तसल्ली तशफ़ी देकर इन्हें फारिग कर दिया।
حنیف کے گھر سے نکلنے کے بعد میں نے آس پڑوس کے 3-4 افراد سے بھی مختصر گفتگو کی، تاہم دوہرے قتل کی اس ہولناک واردات پر وہ کوئی روشنی نہ ڈال سکے۔ البتہ ان میں سے بعض نے ڈھکے چھپے الفاظ میں پینوں کی غیر نصابی سرگرمیوں کا جو نقشہ کھینچا وہ چاچا وزیر بخش سے حاصل ہونے والی معلومات سے لگا کھاتا تھا۔ میں چودھری مبارک علی کی حویلی کی جانب بڑھنے لگا تو سلمیٰ کا شوہر شوکت بھی میرے ہمراہ ہو گیا۔ اسی لمحے ایک گورا چٹا بچہ دروازے میں نمودار ہوا اور شوکت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خالو میری اماں اور ابا کب آئیں گے؟ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ حنیف کا بیٹا احمد تھا۔ اس معصوم صورت کو دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا۔ ماں باپ کے اعمال و افعال میں ننھے احمد کا کوئی حصہ نہیں تھا، مگر اس کے نتائج سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نوعیت کے معاملات میں قدرت کی مصلحتوں کو سمجھنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان میں کہیں کوئی کمزوری موجود ہو تو انسان کو گمراہ ہوتے ایک لمحہ نہیں لگتا۔ میں بے اختیار آگے بڑھا اور احمد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے دلار سے کہا، بیٹا ہم تمہارے ابا اور اماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، تم اندر جا کر اپنی خالہ کے بچوں کے ساتھ کھیلو۔ ان حالات میں اس بچے کے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سرتاپا میرے سراپے پر ایک گہری نگاہ ڈالی، پھر بڑی معصومیت سے پوچھنے لگا، آپ پولیس ہیں؟ میں نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، جی بیٹا میں پولیس ہوں۔ احمد کے اس سوال سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ اس گھر میں میری آمد کے بعد پولیس کا تذکرہ ضرور ہوا تھا۔ اس نے ویران آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا، میرے اماں ابا کہاں گم ہو گئے ہیں؟ میرے پاس فی الحال احمد کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا اس کی تسلی کی خاطر میں نے کہہ دیا، میرا یہ جواب گول مول سا تھا، بیٹا ہم پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شوکت علی نے بہلا پھسلا کر احمد کو گھر کے اندر جانے پر آمادہ کر لیا۔ احمد کا معصوم ذہن اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا تھا کہ حالات کی ایک شفاف کروٹ نے اس کے نازک اور گداز قدموں کے سامنے کون سی راہ پرخار بچھا دی تھی۔ شوکت علی چودھری مبارک کی حویلی تک میرے ساتھ ہی آیا تھا۔ میں نے رخصت کرتے وقت خاص طور پر اسے ہدایت کی، شوکت تم سیدھے یہاں سے اپنے ساڑو حنیف کے گھر ہی جانا اور ہمہ وقت گھر کے اندر ہی موجود رہنا، میں ادھر حویلی ہی میں بیٹھا ہوں، اس دوران میں اگر حنیف واپس آ جائے تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ ٹھیک ہے سرکار، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ نے جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا، اور تم احمد کا بہت زیادہ خیال رکھو گے، میں نے تاکیدی لہجے میں کہا، وہ بہت پیارا اور معصوم بچہ ہے۔ جی سرکار، وہ میرے لیے اپنے بچوں جیسا ہی ہے۔ فی الحال پینوں کے قتل کا ذکر پھیلانے کی ضرورت نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس سلسلے میں تم سلمیٰ کو بھی اچھی طرح سمجھا دینا۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، وہ بڑے اعتماد سے بولا، ادھر کے معاملات کو میں اچھی طرح سنبھال لوں گا، انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ چودھری مبارک کی حویلی بڑی عالیشان تھی۔ آج پہلی بار وہاں آنے کا اتفاق ہوا تھا۔ جب چودھری کو پتہ چلا کہ میں آیا ہوں تو اس نے حویلی کے گیٹ پر آ کر بڑے اتفاق کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ پھر میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ چودھری مبارک کی بیٹھک آرائش اور سجاوٹ کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھی۔ اس شان و شوکت کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ سلمیٰ کے بقول چودھری مبارک موضع شہزاد کوٹ کا واقعی مالک و مختار تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے پوچھا کہ چودھری صاحب اب آپ کی ٹانگ کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آرام ہے۔ اس نے اپنی ٹانگ پر اس طرح ہاتھ پھیرا جیسے میرے یاد دلانے پر اسے یاد آیا ہو کہ اس کی مذکورہ ٹانگ کس مرض میں مبتلا ہے۔ پھر اس نے سرسری انداز میں مجھ سے پوچھا، آپ بتائیں بندہ گرفتار ہوا یا نہیں؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، کون سا بندہ چودھری صاحب؟ ملک صاحب میں حنیف کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ اچھا، میں نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، ابھی تک تو وہ واپس نہیں آیا، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں نے ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ وہ نامراد جیسے ہی گاؤں میں قدم رکھے گا مجھے خبر ہو جائے گی۔ چودھری پرسوچ انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا، تاہم اس نے میرے بندوبست کے حوالے سے کوئی سوال کرنے کے بجائے معنی خیز انداز میں کہا، آپ کے محکمے میں مخبری کا نظام بڑی تیزی سے کام کرتا ہے۔ میں نے بھی اس کے اس بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور پوچھا، چودھری صاحب آپ کا ملازم وحید کہاں ہے؟ کیوں؟ اس نے چوکنے انداز میں مجھے دیکھا، خیریت تو ہے؟ سب خیریت ہے چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا،
मैं वहीद से चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। वो थोड़ी देर पहले ही तो हवेली से गया है। मैंने पूछा, कहाँ गया है? इधर डेरे पर। अजीब इत्तेफाक है चौधरी साहब, मैंने चौधरी मुबारक की आंखों में देखते हुए कहा। जब मैंने उधर डेरे पर आपसे वहीद के बारे में इस्तफसार किया तो वो इधर हवेली में था, और अब मैं हवेली में बैठकर उसके बारे में पूछ रहा हूँ तो वो उधर डेरे पर पहुँचा हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप इसे एक इत्तेफाक ही समझ लें। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर गहरी संजीदगी से वजाहत करने लगा। मलिक साहब, बात दरअसल ये है कि मैंने वहीद और नवाज की डेरे पर ड्यूटी लगा रखी थी। नवाज घर बार वाला था, इसलिए वो रात को अपने घर आ जाया करता था, मगर वहीद रात को उधर डेरे पर ही रहता था। वहीद छड़ा छांट है, कहीं भी रह जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो मैंने सिद्दीक को भी इसके साथ भेज दिया है। सिद्दीक अभी रात को डेरे पर ही रुकेगा। चौधरी की वजह से मेरा जहन मुतमईन नहीं हो सका। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पूछ लिया, सिद्दीक और वहीद सोएंगे कहाँ? रिहायशी कमरे को तो मैंने सील कर दिया है। ये सिद्दीक नामी मुलाजिम वही शख्स था जो इस दोहरे कत्ल की वारदात की इतला लेकर थाने मेरे पास आया था। जनाब, मुझे खबर है कि आपने इस कमरे पर सरकारी ताला लगा दिया है जहां दोहरे कत्ल की यह संगीन वारदात हुई है। चौधरी ने मेरे सवाल के जवाब में कहा, लेकिन वहां डेरे पर इसके अलावा भी 2 कमरे हैं। वैसे आजकल मौसम खासा गर्म है, ये लोग डेरे के सहन में भी सो सकते हैं। चौधरी की बात खत्म हुई ही थी कि एक ट्रे बरदार मुलाजिम बैठक के दरवाजे पर नमूदार हुआ। इस बंदे ने अपने हाथों में जो किंग साइज ट्रे उठा रखी थी वो सामान्य खुर्दोनोश से लदी फदी नजर आ रही थी। चौधरी के इशारे पर इस मुलाजिम ने वो ट्रे मेरे सामने मेज पर रखी और तमाम तर अशियाए खुर्दोनोश मेरे सामने सजाने के बाद खामोशी के साथ वहां से रुखसत हो गया। चौधरी साहब, ये क्या है? मैंने मेज की जानिब इशारा करते हुए हैरत भरे लहजे में पूछा। अल्लाह की नेमतें हैं, वो बड़ी सादगी से बोला, मगर इतना कुछ किसी तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं मलिक साहब। चौधरी ने अपना यद भरे लहजे में कहा, ये सारी नेमतें आपके लिए हैं। आप दिल खोलकर इनके साथ इंसाफ करेंगे तो आपको देखकर मुझे खुशी होगी। मेरे लाख इनकार और उसके करोड़ इसरार के नतीजे में मैं अपने हाथों को हरकत नामी जहमत देने पर मजबूर हो गया, क्योंकि अगर मैं अपनी ज़िद पर डटा रहता तो ये सीधा सीधा कुफराने नेमत होता। आप उधर हनीफ के घर पर अच्छा खासा वक्त गुजार कर आए हैं, बल्कि हनीफ के साड़ू शौकत को हवेली तक आपको छोड़ने भी आया था। चौधरी ने मेरी तरफ देखते हुए मुतदिल अंदाज में कहा। इस दोहरे कत्ल की वारदात के हवाले से कोई अहम नुक्ता आपके हाथ लगा? इसके सवाल का जवाब देने से पहले मैंने मजाक के रंग में कहा, चौधरी साहब, हमारे डिपार्टमेंट से ज़्यादा फाल तो आपका मुखबरी का निज़ाम है। ये सब करना पड़ता है मलिक साहब। वो बड़े फ़ख्र से मूंछों को ताव देता हुआ बोला, गांव का निज़ाम चलाना किसी सल्तनत के निज़ाम से कम नहीं है। आप ठीक कहते हैं, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। मौजा शहजाद कोट आपकी सल्तनत ही है, जहाँ के आप मुतलकुल अनान बादशाह हैं। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। वो टटोलती हुई नज़र से मुझे तकने लगा। एक सिरा हाथ लगा तो है, मैंने उलझन ज़दा अंदाज में कहा, लेकिन मैं फ़िलहाल वसूख के साथ कुछ नहीं कह सकता कि इससे कुछ हासिल भी होगा या नहीं। एकदम चौधरी के कान खड़े हो गए। सरसराती हुई आवाज़ में उसने मुझसे इस्तफसार किया, आप किस सिरे की बात कर रहे हैं मलिक साहब? चौधरी साहब, मैंने जो सिरा पकड़ा है, मैंने लहजे की संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा, इसके दूसरे किनारे पर आप खड़े हैं। वो उछल पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? मैंने हकीकत बयान की है चौधरी साहब। वो बेहद मुताद लहजे में बोला, मलिक साहब, आपको जो कुछ भी कहना है खुल कर कहें। मुझे पता चला है कि पीनों को आज दोपहर में आपने अपने पास हवेली में बुलाया था, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। ये सुनकर उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया। ताहम अगले ही लम्हे उसने मुझसे पूछ लिया, आपको ये बात किसने बताई है? मैं खबर कुनिंदा के बारे में बाद में बताऊंगा, मैंने चौधरी के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। पहले आप इसकी तस्दीक या तरदीद करें। ऐसी कोई बात नहीं, वो बड़े एतमाद के साथ बोला, मैं इस अमर की तरदीद करता हूँ। आज दोपहर में हस्बे मामूल जब पीनो अपने शौहर हनीफ के लिए खाना लेकर खेतों की तरफ जाने लगी तो इसने अपने 4 साला बेटे अहमद को अपनी बड़ी बहन सलमा के हवाले करते हुए बताया था कि वापसी में से देर हो जाएगी। मैंने चौधरी की आंखों में देखते हुए बताना शुरू किया। जब सलमा ने
इससे इस ताख़ीर का सबब पूछा तो पीनो ने इसे बताया था कि आपने उसे हवेली बुलाया है। बदबख्त ने झूठ बोला है। चौधरी मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा, आपका बुलावा पीनो तक आपकी हवेली की एक मुलाजमा मासी आयशा ने पहुंचाया था। बिल्कुल गलत, वो कतई लहजे में बोला। आपको मेरी बात पर यकीन करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन मैंने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में कहा, पीनो को झूठ बोलने से क्या फ़ायदा हासिल हो सकता था? आप पीनो से वाकिफ़ नहीं हैं मलिक साहब, वो मायना खेज लहजे में बोला। आप ठीक कहते हैं, मैं वाकई पीनो से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैंने सवालिया नज़र से चौधरी मुबारक की तरफ देखते हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? पीनो ने अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो मैंने पूछा, आप रुक क्यों गए चौधरी साहब? मरने वाले की बुराई करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो टालने वाले अंदाज में बोला। हर इंसान को अपने आमाल का खुद हिसाब और जवाब देना है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पीनो का चाल चलन ठीक नहीं था? आपने इसकी लाश को जिस हालत में देखा है, इसके बाद इसके किरदार पर कुछ कहने के लिए बाकी रह जाता है क्या? चौधरी की मायना खेज सवालिया निगाह मुझ पर जम गई। चौधरी साहब, मेरा मसला यह है कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में फौरी तौर पर कोई राय कायम नहीं करता। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं जब तक हालत व वाक़ियात को अपने अंदाज में तहकीक और तफ्तीश के मराहिल से ना गुजारूँ, मैं मुतमईन नहीं होता। खैर, आप ये बताएं कि मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके कहा, फिर दो टोक अंदाज में इस्तफसार किया कि आप इस बात से इनकारी हैं कि आपने मासी आयशा के ज़रिए पीनो को आज दोपहर में अपनी हवेली आने के लिए कहा था। मैं 101 बार इस बात से इनकारी हूँ, वो चटानी लहजे में बोला, और मैं अपने कहे को साबित भी कर सकता हूँ। वो कैसे? मैं पूछे बिना ना रह सका। मासी आयशा इस वक्त हवेली में मौजूद है, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। मैं इसे यहाँ बुलाकर अभी आपका सामना कराता हूँ। आपको जो भी पूछना हो पूछ लें इससे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। चौधरी मुबारक ने यह दावा इतने एतमाद के साथ किया था कि अगर ये कोई छोटा मोटा केस होता तो मैं शायद किसी तस्दीक की ज़रूरत ही महसूस ना करता और फ़ौरन इसकी बात पर यकीन कर लेता। लेकिन ये दोहरे कत्ल की एक संगीन वारदात का मामला था, लिहाजा मैं छोटी से छोटी बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। आइंदा 15 मिनट के अंदर ये मामला भी तय हो गया। चौधरी मुबारक ने मासी आयशा को वहीं बैठक में तलब कर लिया था। आयशा उर्फ मासी आयशा की उम्र 60 के आसपास रही होगी। पस्ता कामत, गंदमी रंगत और फरबा बदन। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से मैंने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया कि वो जवानी में खासी तेज़ो तर्रार रही होगी। बहरहाल 10-15 मिनट की पूछताछ के नतीजे में आयशा ने चौधरी मुबारक के बयान की तस्दीक कर दी थी। उसने बड़े यकीन के साथ कहा, थानेदार साहब, मैंने तो पिछले 3-4 दिन से पीनो की शक्ल तक नहीं देखी। मुझे आयशा की बात पर यकीन करना पड़ा। चौधरी ने आयशा को वापस भेज दिया, फिर मेरी जाने मुतवज्जे होते हुए बोला। इसके अंदाज से नागवारी झलकती थी। मलिक साहब, अब तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पीनो किस किस्म की औरत थी। झूठ और छल फरेब तो उसकी नस नस में रचा बसा था। जो औरत अपने शौहर की वफादार ना हो, इससे और कोई क्या तवक्को कर सकता है? बस अल्लाह माफ़ करे जनाब। ठीक है चौधरी साहब, इसकी बात के इख्तिताम पर मैंने कहा, ये तो आपने साबित कर दिया कि पीनो को आपने हवेली में नहीं बुलाया था, लेकिन मेरे सुनने में ये भी आया है कि पीनो गाहे बगाहे आपकी हवेली के चक्कर लगाया करती थी। आखिरी जुमला मैंने चौधरी का रद्द अमल जानने के लिए अदा किया था, क्योंकि आशा वाली वजह से मेरी तसल्ली नहीं हुई थी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे दाल में कुछ काला है। मलिक साहब, मेरी हवेली में तो पता नहीं कौन कौन चक्कर लगाता रहता है, वो बड़ी रौनक से बोला। हाँ, ये सच है कि पीनो भी हफ्ते में एक आध बार हवेली का चक्कर लगा लिया करती थी। इसका कोई ख़ास सबब? मैंने पूछा। जी, सबब ख़ास ही है, वो ठोस अंदाज में बोला। मैं सवालिया नज़र से इसे देखने लगा। वो वजाहत करते हुए बोला, आपसे क्या पर्दा मलिक साहब? वो दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी शकीला के जिस्म का ज़हरी हिस्सा मफलूज है। हकीम जी ने शकीला के लिए एक ख़ास किस्म का तेल बना कर दिया है और हिदायत कर रखी है कि हफ्ते में एक मरतबा शकीला के बदन पर इस तेल की मालिश ज़रूर होनी चाहिए। लम्हे भर के लिए वो सांस लेने को थमा, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, मुझे पता चला था कि पीनो के हाथों में गज़ब का जादू है। मैं शकीला की वजह से बहुत परेशान था। जब मुझे पीनो की इस सलाहियत का इल्म हुआ तो मैंने फ़ैसला किया
कि इसकी खुदादास्त صلاحیت سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ ہے سارا قصہ ملک صاحب۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، اس کے خاموش ہونے پر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو اپنے پیشے کے تقاضے نبھا رہا ہوں، اسی لیے آپ سے ہر قسم کا سوال کرنے پر مجبور ہوں۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے… آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ جلدی سے قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میں آپ کی محکمہ جاتی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتا ہوں، مجھے آپ کی کوئی بھی بات بری نہیں لگی۔ آپ کو میری حویلی کے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے، آپ کا جب بھی دل چاہے آپ کسی بھی قسم کی پوچھ پرتیت کے لیے یہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ میں نے تہہ دل سے کہا، بہت شکریہ چودھری صاحب۔ آپ ماشاء اللہ ایک تجربہ کار، ذہین اور جہاں دیدہ پولیس آفیسر ہیں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، اتنی سی بات کا تو آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پینو نے اپنے آشنا سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے حویلی کا چکر لگانے والا جھوٹ بولا ہوگا۔ میرا اشارہ مقتول نواز کی طرف ہے۔ آپ نے دونوں لاشوں کی حالت تو دیکھ ہی رکھی ہے۔ میں نے اپنی گردن کو کچھ اس انداز میں حرکت دی جیسے اس کی وضاحت سے مجھے 100% اتفاق ہو، پھر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب آپ کو میرا ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کا ملازم وحید تھوڑی دیر کے لیے مجھے چاہیے۔ آپ کل کسی وقت وحید کو میرے پاس تھانے بھیج دیں، میں اس کا تفصیلی بیان لینا چاہتا ہوں۔ وہ مقتول نواز کے ساتھ ڈیرے پر رہتا تھا، اس لیے وہ نواز کے حالات و معاملات سے اچھی طرح آگاہ ہوگا۔ بات ختم کرتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چودھری نے بھی میری تقلید میں کھڑے ہوتے ہوئے تعاون آمیز لہجے میں بولا، جی ضرور، میں کل وحید کو آپ کی طرف بھیجتا ہوں۔ بہت مہربانی آپ کی، میں نے کہا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں ملک صاحب؟ وہ جلدی سے بولا، میں نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر قدم اٹھا دیے۔ آپ صرف 2 منٹ رک جائیں، وہ کسی فوری خیال کے تحت بولا۔ میں رک گیا اور پوچھا، خیریت چودھری صاحب؟ سب خیریت ہے ملک صاحب، وہ مجھے روکنے کا سبب بیان کرتے ہوئے بولا، آپ نے اپنے ٹانگے میں تو مقتولین کی لاشوں کو سرکاری ہاسپٹل بھجوا دیا تھا، میں آپ کے لیے کسی سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ شام ہو رہی ہے، آپ کہاں پریشان ہوتے پھریں گے؟ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور تھوڑی دیر کے بعد چودھری مبارک کے مہیا کیے گئے ٹانگے میں بیٹھ کر اپنے تھانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھانے کی طرف جانے والا راستہ گاؤں کے بیچوں بیچ گزرتا تھا۔ جب میرا ٹانگا حنیف کے گھر سے چند گز کی دوری پر تھا تو ایک عورت اچانک ایک گھر سے نکل کر میرے ٹانگے کے سامنے آ گئی۔ کوچوان کو ہنگامی بنیادوں پر ٹانگا روکنا پڑا۔ وہ عورت اتنی تیزی سے ٹانگے کے سامنے آئی تھی کہ اگر کوچوان کو ٹانگے کو روکنے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی ہو جاتی تو گھوڑا مذکورہ عورت کو اپنے پاؤں تلے رون چکا ہوتا۔ اس عورت کا انداز خودکشی ایسا ہی تھا، مگر ہوا میں اٹھے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اس کی وہ حرکت ٹانگے کو روکنے کے لیے تھی۔ کوچوان نے برہمی سے کہا، اس کا قسم تو حرام موت مر گیا، پتہ نہیں یہ کیا چاہتی ہے۔ کوچوان کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس سے سوال کیا، کون ہے یہ بدبخت؟ یہ نواز کی بیوی مریم ہے تھانے دار صاحب، کوچوان رفیق عرف بابا فیقا نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ اتنی دیر میں مریم سنبھل کر میرے نزدیک آ گئی تھی۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے احتجاجی لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ اس کے احتجاج میں غم کا عنصر شامل تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کوچوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، فیقے نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے، مجھے موت چاہیے۔ جب نواز زندہ نہیں رہا تو مجھے بھی جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس کی آواز رند گئی، ڈائن کھا گئی میرے خاوند کو۔ ڈائن کا لفظ یقیناً اس نے پینو کے لیے استعمال کیا تھا۔ مریم کو دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے نواز کی لاش کا بغور معائنہ کیا تھا، وہ ایک وجیحہ اور دراز قامت مرد تھا، جبکہ مریم اس کا پاسنگ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ 30-35 سال کی ایک پستہ قد اور سیاہ رو عورت تھی۔ اس کے جسمانی خطوط اور چہرے کے نقوش کے بیچ میں بھی کوئی توازن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ 101% بے جوڑ میاں بیوی تھے۔ اس وقت تک سورج غروب ہو چکا تھا لیکن ابھی اندھیرا پھیلنا شروع نہیں ہوا تھا۔ مریم کے انداز گفتگو سے میں نے فوراً اخذ کر لیا کہ اگر میں چند منٹ اس سے بات چیت کروں تو مجھے مفید معلومات حاصل ہونے کے روشن امکانات ہیں۔ میں ٹانگے سے نیچے اتر آیا اور مریم سے پوچھا، بیوی تمہارا گھر کس طرف ہے؟ میں اسی گھر میں رہتی ہوں تھانے دار صاحب۔ اس نے اسی دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے وہ برآمد ہوئی تھی۔ میں تم سے اس ڈائن کے بارے میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں
जो तुम्हारे खामिद को निकल गई है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे घर के अंदर बैठने की कोई जगह है? मेरे भी मुंह से पीनो के लिए। डायन का लफ्ज़ सुनकर मरियम ने एक आसूदा सांस ली। मेरे अल्फाज ने उस पर नफ्सियाती असर किया था। उसके चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। वो जल्दी से बोली, आप आएँ थानेदार साहब। 1 मिनट से पेशतर मैं मकतूल नवाज की बैठक में उसकी बेवा मरियम के साथ बैठा बातें कर रहा था। वो इस बात पर बरहमी का इजहार करने लगी कि इसे नवाज की लाश तक जाने से रोक दिया गया था। मैंने मौका महल की नज़ाकत को सामने रखकर जब मुनासिब अल्फाज में उसे समझाया तो वो पुरसुकून हो गई। मैंने नफ्सियाती हरबे आजमाते हुए कहा, मरियम, तुमने पीनो को डायन कहा है। वाकई वो किसी डायन से कम नहीं थी। तो मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच के मामला कब से चल रहा था? मैं बहुत दुखी औरत हूँ थानेदार साहब। इसके आंसू निकल आए। मुझे अंदाज़ा है, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। मैं जानती हूँ कि मैं एक काली कलूटी औरत हूँ। वो सिसकी भरते हुए बोली, नवाज को एक से बढ़कर एक गोरी चिट्टी और खूबसूरत औरत मिल सकती थी। मैंने कई मर्तबा नवाज से कहा कि वो किसी हसीन और जमील औरत से दूसरी शादी कर ले। मैं नौकरानी बनकर उसके घर में पड़ी रहूँगी और इन दोनों की खिदमत करूँगी, लेकिन वो कभी दूसरी शादी पर तैयार नहीं हुआ। मुझे क्या पता था, वो गुलूगीर आवाज़ में बोली, मुझे क्या पता था कि वो घर से बाहर क्या गुल खिलाता फिर रहा है। इन लम्हात में मरियम शिद्दत जज्बात से बुरी तरह मखलूक थी। वो रुकी तो मैंने अपना सवाल दोहराने में एक लम्हे की देर नहीं की। मरियम, मुझे बताओ, पीनो और नवाज के दरमियान ये खिचड़ी कब से पक रही थी? मैं तो पीनो ही को अपने शौहर का कातिल समझती हूँ थानेदार साहब, वो आंसू पोंछते हुए बोली। अगर तुम चाहती हो कि मैं इस मामले को जल्द से जल्द निपटा दूँ तो तुम्हें मेरे साथ ताउन करना होगा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ये ठीक है कि तुम पीनो को नवाज का कातिल समझती हो, लेकिन मैंने तुमसे कुछ और पूछा था। जी, वो घायल आवाज़ में बोली, मुझे कुछ ही अरसा पहले इन दोनों के शैतानी ताल्लुकात के बारे में पता चला था। कितना अरसा पहले? ये 1 महीने पहले की बात है। मैंने पूछा कि ये बात तुम्हें कहाँ से पता चली थी? मुझे वहीद ने इस बारे में बताया था। उसने बड़ी सादगी से जवाब दिया। उसके जवाब ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने सवाल किया, तुम इसी वहीद की बात कर रही हो जो चौधरी मुबारक का मुलाजिम है और उधर डेरे पर नवाज के साथ ही होता था, है ना? मैंने पूछा, वहीद ने तुम्हें क्या बताया था? उसने मुझसे कहा था कि मैं अपने खामिद पर नज़र रखा करूं। मरियम ने बताया। वहीद का ख्याल था कि नवाज और पीनो के बीच कोई चक्कर चल रहा था। उसी ने मुझे बताया कि पीनो अक्सर नवाज से मिलने डेरे पर भी जाती रहती है। मरियम निहायत ही अहम इंकशाफात कर रही थी। मैंने गहरी दिलचस्पी लेते हुए पूछा, तो क्या फिर तुमने नवाज पर निगाह रखना शुरू कर दी थी? जी नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। क्यों? सच्ची बात तो यह थानेदार साहब कि मुझे वहीद के कहे का यकीन ही नहीं आया था, उसने बताया। दरअसल पीनो के लक्षण ही ऐसे थे कि उसके साथ किसी भी मर्द का नाम जोड़कर बड़ी आसानी से उसे बदनाम किया जा सकता था, लेकिन उसका लहजा यक बयक कड़वा हो गया। एक लम्हे का तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोली, आज वाले शर्मनाक वाक़ये ने वहीद की बात को 16 आने सच करके दिखा दिया है। मेरे एतमाद का जनाजा निकल गया है थानेदार साहब। अब मैं जीकर क्या करूँगी? जीना और मरना इंसान के अपने इख्तियार में नहीं है मरियम, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। जब तक मालिक ने ज़िंदगी लिखी है तो मौत नहीं आ सकती, और जब कुदरत की तरफ से वापसी का वक्त आ जाता है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, क्योंकि इंसान को अपने खालिक के पास ही जाना पड़ता है। उसने मेरे इज़हार पर कोई तबसरा नहीं किया, बस दुखी नज़र से मुझे देखती चली गई। मैंने मज़ीद कहा, तुम्हें कम से कम वहीद के बयान की तस्दीक तो करना चाहिए थी। मैं इस हवाले से नवाज से कुछ नहीं पूछ सकती थी, उसने बेतुका सा जवाब दिया। तो मैं चौंक उठा और मैंने सवाल किया, क्यों? नवाज से बात करने में तुम्हें क्या दुश्वारी थी? तुम दोनों मियाँ बीवी थे, एक छत के नीचे रहते थे। जहाँ तुम में दर्जनों दूसरी बातें होती थी, वहाँ एक ही बात क्यों नहीं? वो जुज़्बोज़ होते हुए बोली। उसने नवाज से मैं इसलिए इस मौजू पर बात नहीं करती थी कि वहीद ने मुझे कसम दे रखी थी। कैसी कसम? मैंने इस्तफसार किया। वहीद ने वाज़े अल्फाज में मुझे कहा था कि इस सिलसिले में उसका नाम कहीं नहीं आना चाहिए। वो वजाहत करते हुए बोली, वहीद और नवाज की दोस्ती भी थी। वो नहीं चाहता था कि इनकी दोस्ती में कोई खटाई पड़े, इसीलिए इसने मुझे सख्ती से मना कर दिया था।
मरियम की बेवकूफ़ी नुमा सादगी पर मैं एक अफसोसनाक सांस लेकर रह गया। इसके साथ ही मुझे उसकी फर्माबरदारी, वफादारी और नवाज की खयानत पर दुख भी महसूस हुआ। दरअसल मरियम और नवाज की जोड़ी में ज़मीनी हक़ाइक़ के बायस इतनी ज़्यादा दूरी थी कि मरियम शौहर परस्ती में हद से आगे बढ़ चुकी थी। उसे ये खदशा होगा कि कहीं उसकी ज़रा सी बात पर नवाज उससे रूठ भी सकता है और हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से भी रुखसत हो सकता है। लिहाजा वो इसकी नाराज़गी के डर से ज़बान बंद रखने पर मजबूर थी। इंसानों को इंसानों से निमटने के लिए आंखें खुली रखते हुए अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। हर शे एतदाल के दायरे ही में अच्छी लगती है। हद से ज़्यादा शौहर परस्ती हो या बीवी पर अंधा एतमाद हो, यह हमेशा नुकसानदेह ही साबित होता है। मुमकिन है आपको मेरी बात से इत्तेफाक न हो, आप इख्तिलाफ का हक रखते हैं, लेकिन मेरा तजुर्बा यह है कि अंधा एतमाद और एतकाद सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात पर ही ज़ेब देता है। इंसान तो फिर इंसान है, ये किसी वक्त भी धोखा दे सकता है। मैंने इस घर के अंदर तारी सन्नाटे की रोशनी में मरियम से पूछ लिया, तुम लोगों के बच्चे नहीं हैं? नहीं जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, अभी तक हम बे औलाद हैं। तुम लोगों की शादी को कितना अरसा हुआ था? लगभग 5 साल। तुम्हें किसी पर शक हो तो मुझे बताओ। कैसा शक? वो उलझन ज़दा लहजे में बोली। मतलब ये कि मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे ख्याल में नवाज और पीनो को किसने कत्ल किया होगा? थानेदार जी, वो अपने दोनों कानों को हाथ लगाते हुए बोली, मुझे मरकर अपनी कब्र में जाना है। मैं खामखा किसी का नाम लेकर अपनी मट्टी गंदी नहीं करना चाहती। तुम तो अपनी तबाही और नवाज की बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पीनो को समझती हो। मैंने एक दूसरे जाविये से सवाल किया, लेकिन पीनो तो अब इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि नवाज को पीनो ने कत्ल नहीं किया, बल्कि इन दोनों का कातिल कोई और है, और मैं इसी कातिल तक पहुंचना चाहता हूं। इन दोनों का कातिल चाहे कोई भी हो, वो जिद्दी लहजे में बोली, लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी बात जानती हूँ कि नवाज को पीनो की वजह से मौत आई है, लिहाजा वही चुड़ैल मेरे खामिद की कातिल है। मरियम के जहन की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं इससे मजीद जिरह करता, लिहाजा मैं उठकर खड़ा हो गया और कहा, मरियम, मैं तुम्हारे शौहर के कातिल को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश करूँगा। इस दौरान में अगर तुम्हें कातिल के बारे में कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। नवाज अपने किरदार के हवाले से जैसा भी था, लेकिन मरियम जैसी औरत के लिए वो किसी अजीम ख़जाने से कम अहमियत का हामिल नहीं था। नवाज की अलमनाक मौत ने उसका सब कुछ छीन कर उसे तहीदस्त करके रख दिया था। उसने मेरी हिदायत पर अमल करने का वादा किया। फिर पूछा, नवाज की लाश मुझे कब तक मिल जाएगी? अस्पताल से जैसे ही मकतूलीन की लाशें थाने पहुंचेंगी मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा, फिर तुम मेरे पास आ जाना। मैं ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद नवाज की लाश तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उसने इस बात में गर्दन हिलाई, ताहम मुंह से कुछ नहीं बोली। मैं मरियम के घर से निकला और टांगे में बैठकर हनीफ के घर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर शौकत की ज़बानी मुझे पता चला कि हनीफ अभी तक घर नहीं आया था। मरियम से पूछताछ के दरमियान मुझे एक बात पर हैरत भी हुई थी कि इस अल्लाह की बंदी ने अपने शौहर के कत्ल के हवाले से एक बार भी हनीफ का नाम नहीं लिया था। हालांकि बादियों नज़र में कातिल की हैसियत से पीनो के शौहर हनीफी की तरफ ध्यान जाता था। मरियम का ये अंदाज मेरी समझ में नहीं आ सका था। मैंने शौकत से पूछा, हनीफ उमूमन कितने बजे तक घर आ जाया करता था? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि रात हो जाए। उसने बताया, वो दिन की रोशनी ही में वापस आ जाता था। खिलाफ मामूल हनीफ की गैर हाजिरी नुमा रूपोशी उसकी ज़ात के हवाले से अनगिनत शकूक व शबात को जन्म दे रही थी। मैंने शौकत की तरफ देखते हुए कहा, मैं वापस थाने जा रहा हूँ और तुम्हारे ज़ुम्मे एक अहम काम लगाकर जा रहा हूँ। वो हमतन गोश हो गया। मैंने कहा, जैसे ही तुम्हारा साड़ू हनीफ वापस आए तो मुझे फ़ौरन इत्तला दोगे? ठीक है जनाब, वो फर्माबरदारी से गर्दन हिलाते हुए बोला। आप फिक्र न करें थानेदार साहब, इस नालायक को वापस तो आने दें, मैं खुद इसे कान से पकड़कर आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया, तो मैंने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या? मुझे यकीन है कि दोहरे कत्ल की इस वारदात में हनीफ का कोई हाथ नहीं। वो बड़े एतमाद के साथ बोला, ये तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो?
حنیف بہت ہی بزدل انسان ہے تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس نے آج تک ایک مچھر نہیں مارا، وہ 2 انسانوں کو موت کے گھاٹ کیسے اتارے گا؟ اور وہ بھی 2 جیتے جاگتے انسانوں کو گولیوں سے بھون ڈالنا۔ پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ پستول وغیرہ کہاں سے لایا ہوگا۔ اس نوعیت کی باتیں شوکت اور اس کی بیوی سلمہ پہلے بھی کر چکے تھے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وقت بہت جلد اس بات کا فیصلہ کر دے گا کہ کون قصوروار ہے اور کون بے گناہ۔ وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں ٹانگے میں بیٹھ کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر جیسے ہی سونے کے لیے لیٹا تو میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کانسٹیبل نصیر کی شکل نظر آئی۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، ملک صاحب، حنیف آ گیا ہے۔ کیا وہ اکیلا ہی آیا ہے؟ اس کا ساڑھو شوکت علی بھی ساتھ ہے جناب، کانسٹیبل نے بتایا۔ وہ لوگ چارے سے لدی ہوئی بیل گاڑی پر سوار ہو کر تھانے پہنچے ہیں۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، انہیں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ جی ملک صاحب، کانسٹیبل یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں عوامی لباس میں اپنے کمرے میں پہنچا تو حنیف اور شوکت کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا۔ میں نے باری باری دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر شوکت سے پوچھا، کیا تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی ہے؟ میرا اشارہ حنیف کی جانب تھا۔ باتیں تو بہت ہوئی ہیں تھانے دار صاحب، اس نے بتایا، لیکن یہ تو قسمیں کھا رہا ہے کہ پینو اور نواز کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے تیز نظر سے حنیف کی طرف دیکھا اور کہا، اس کا مطلب ہے کہ شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکے گی، مجھے تمہارے ساتھ کوئی غیر شریفانہ انداز ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ بات ختم کرتے ہی میں نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے آواز لگائی، بہادر علی، ذرا میرے کمرے میں آؤ۔ بہادر علی میرے تھانے کے ایک سخت گیر حوالدار کا نام تھا۔ وہ اپنے مزاج میں ایسا تھا کہ اس کی کارروائی میرے کے نتیجے میں پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ میرے لہجے کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے حنیف منت ریز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا، ابھی تمہاری زبان ٹیپ ریکارڈر کی طرح چلنے لگے گی۔ جناب، ایک تو میری بیوی قتل ہوئی ہے، اوپر سے آپ مجھے ہی پریشان کر رہے ہیں۔ وہ خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں بولا، یہ کیسا قانون ہے؟ سارے قانون قاعدے ابھی تمہیں پڑھا دیے جائیں گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسناتی ہوئی آواز میں کہا، تم آسانی سے چھوٹنے والے نہیں ہو۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ جب بہادر علی میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے شوکت کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ میں نے کہا کہ تم ادھر باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، اگر تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اندر بلا لوں گا۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی۔ میں نے حنیف کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے جارحانہ انداز میں کہا، ہاں بھائی تیس مار خان، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تم شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود ہی سچ بتا دو گے یا حقیقت کو تمہارے اندر سے برآمد کرنے کے لیے مجھے کوئی خاص محنت کرنا پڑے گی؟ جناب، میں بالکل بے قصور ہوں، وہ فریادی لہجے میں بولا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، مگر مجھے تو تم پر ہی شک ہے۔ میں نے کہا، وہ دوپہر میں تمہیں کھانا دینے گئی تھی اور پھر گھر نہیں پہنچی، کھانا لے کر آئی تھی اور بالکل صحیح سلامت واپس گئی تھی، اس نے بتایا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بولتے بولتے رکا اور ندامت سے گردن جھکا لی۔ گردن کا یہ جھکاؤ ذلت اور رسوائی کے اس بوجھ کا نتیجہ تھا جو اس کی بیوی پروین عرف پینو نے اس پر ڈال دیا تھا۔ ان لمحات میں حنیف مجھے ایک مجبور اور بے بس شخص نظر آیا، لیکن میں اپنے فرائض سے مجبور تھا، لہٰذا میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا، کیا تمہیں پینو اور نواز کے معاملات کی خبر تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھو، اگر تم سچ بولو گے تو میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، ورنہ تم مجھ سے کسی رعایت کی توقع نہ رکھنا۔ جناب، میں نے آپ سے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں کہا، آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، آج دوپہر میں پینو کھانا لے کر کتنے بجے تمہارے پاس پہنچی تھی؟ اس وقت دوپہر کا 1 بجنے والا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ کتنی دیر تک تمہارے پاس رکی تھی؟ کوئی 20-25 منٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 1:15 اور 1:30 کے درمیان کسی وقت تمہارے پاس سے رخصت ہوئی ہوگی۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا
इस वक्त दोपहर का 1:30 ही बजा होगा। क्या तुमने आज पीनो के रवैये में कोई खास बात नोट की थी? नहीं जनाब, मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। पीनो के जाने के बाद तुम खेतों में क्या करते रहे थे? मैंने पूछा। मैं अपने और शौकत के जानवरों के लिए चारा काटता रहा था। तुम अमूमन सूरज गुरूब होने से पहले घर वापस आ जाते हो। मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। आज कहाँ गायब हो गए थे? मैं निज़ामाबाद चला गया था, उसने बताया। निज़ामाबाद में आरिफ से मुझे कुछ रकम लेना थी। रात ही मैंने पीनो को ये बात बता दी थी कि आज रात को मैं देर से घर आऊँगा। पीनो तो अब इस दुनिया में बाकी नहीं रही जो तुम्हारे बयान की तस्दीक कर सके। मैंने टटोलने वाली नज़र से इसे देखा, लेकिन मैं तुम्हारी बात की सदाकत जांचने के लिए निज़ामाबाद जा सकता हूँ। ज़रूर थानेदार साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। आरिफ जब मेरे बयान की तस्दीक करेगा तो आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। मेरी तजुर्बाकार निगाह ने बताया कि हनीफ दरोगोई से काम नहीं ले रहा था। उसकी बातों से झूठ की बू नहीं आती थी। ये सूरत हाल देखते हुए मैंने हवलदार बहादुर अली को कमरे से रुखसत कर दिया ताकि हनीफ आज़ादी और बेखौफी से बात कर सके। बहादुर अली की मौजूदगी में वो खासा डरा सहमा खड़ा था। बैठ जाओ, मैंने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए तहकमाना अंदाज में कहा। उसने ज़रा सी हिचकिचाहट के बाद मेरे हुक्म की तामील की, फिर हैरत और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात के साथ बोला, आप तो बहुत अच्छे हैं थानेदार साहब। मैं अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बुरा हूँ, मैंने सपाट लहजे में कहा। अगर तुमने बंदे तो पुत्र की तरह मेरे सवालों के बिल्कुल सच्चे जवाब दिए तो मैं तुम्हें जिंदा सलामत वापस जाने की इजाज़त दे दूंगा। लेकिन अगर मुझे महसूस हुआ कि तुम मुझे कोई चक्कर देने की कोशिश कर रहे हो तो मैं फिर तुम्हें बहादुर अली के हवाले कर दूंगा। वो तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाकर अपनी आंखों में लगा लेगा। बहादुर अली एक तनुमंद, करख्त सूरत और चाको चौबंद हवलदार था। उसकी कमरे में मौजूदगी ने हनीफ को खासा मुतासिर किया था। वो बड़ी सूरत से नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, नहीं थानेदार साहब, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा, सच्चा और खरा जवाब। मैंने तस्दीक तलब नज़र से उसकी तरफ देखा। जी जी, वो सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला। सोने रब की कसम, कसम खाने की ज़रूरत नहीं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर पूछा, बताओ तुम आज जिस काम से निज़ामाबाद गए थे वो हुआ कि नहीं? नहीं हुआ जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। आरिफ ने टाल दिया है। 10-15 दिन के बाद दोबारा उतर जाऊंगा। तुम निज़ामाबाद जाने के लिए अपने खेतों से कितने बजे रवाना हुए थे? मैंने पूछा। लगभग 4 बजे जनाब। हनीफ, मैंने एक मरतबा फिर थोड़ी देर पहले पूछे गए सवाल को दोहरा दिया। क्या तुम्हें पीनो और नवाज के गैर अखलाकी ताल्लुकात का इल्म था? उसने जवाब देने की बजाय चौंक कर मेरे अक़ब में कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। मैंने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तामुल करते हुए बोला। फिर बताया, नहीं जनाब, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। इसी किस्म का जवाब वो पहले भी दे चुका था। मैंने उसका एतमाद हासिल करने के लिए दोस्ताना अंदाज में कहा, तुम फिक्र ना करो, हमारे दरमियान होने वाली बातें हम दोनों ही के बीच रहेंगी। मैंने उसके अचानक चौंक कर पीछे देखने से अंदाज़ा लगाया कि वो मुझे कोई ख़ास बात बताना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि कोई और सुन न ले। थानेदार जी, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, मैंने आपसे सच बोलने का वादा किया है। ये सच है कि मुझे पीनो और नवाज के ताल्लुकात का इल्म नहीं था। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और पूछा, पीनो से तुम्हारी शादी कितने अरसे पहले हुई थी? कोई 7-7.5 साल हो गए। फिर तो तुम अपनी बीवी को बहुत अच्छी तरह समझते होगे, मैंने पूछा। ये सवाल मैंने बड़े मायनाखेज अंदाज में किया था। वो उलझ कर रह गया और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, जी। देखो, मेरी बात का बुरा नहीं मनाना, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैंने अब तक पीनो के बारे में जो मालूमात हासिल की हैं वो इत्मीनान बख्श नहीं हैं। तुम इस बारे में क्या कहते हो? वो पलक झपकते में मेरी बात की तह में पहुंच गया और शकस खुर्दा लहजे में बोला, आपने कुछ ज़्यादा गलत नहीं सुना। बात ख़त्म करते ही उसने गर्दन झुका ली। 1 मिनट की खामोशी के बाद मैंने अपनायत भरे अंदाज में कहा, हनीफ, इन हालत में तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता था कि पीनो को समझाते। तुम उसके खामिन थे।
یہ سچ ہے کہ ہر شخص کو آنسو بہانے کے لیے ایک کندھے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے ہمدردی بھرے انداز نے اسے دل کا حال بتانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، میں اسے کیا سمجھاتا؟ پینو پر تو کبھی میرا بس نہیں چل سکا۔ تم اس کے مجازی خدا تھے۔ میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے کاری چوٹ لگائی۔ تمہیں اس پر قانوناً، شرعاً، اخلاقاً ہر قسم کا اختیار حاصل تھا۔ تم زبردستی سے بھی کام لے سکتے تھے۔ کاش میں ایسا کر سکتا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ساری دنیا یہی سمجھتی ہے کہ میں پینو کا مجازی خدا تھا۔ وہ رونسا ہو گیا۔ تو کیا ایسا نہیں تھا؟ میں نے نرم لہجے میں بات جاری رکھی۔ مجھے اپنا دوست سمجھو اور سب سچ بتا دو۔ وہ پھٹ پڑا، آج تک پینو نے تنہائی میں مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ میں چونک اٹھا۔ حنیف، کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ سیانے ہیں، وہ نظر جھکاتے ہوئے بولا، بہت آسانی سے میرا مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کس جانب ہے، اور اس سمجھ سے میرا دماغ سنسنا اٹھا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تم تو ایک 4 سالہ بچے کے باپ ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو اس قسم کی اوٹ پٹانگ بات کر رہے ہو؟ ملک صاحب، وہ نگاہ جھکاتے ہوئے دکھی لہجے میں بولا، اگر اولاد قسمت میں لکھی ہوتی تو وہ مل ہی جاتی، کبھی باپ کے طفیل اور کبھی ماں کی کوشش سے۔ اس نے لفظ کوشش پر اتنا زور دیا تھا کہ میں سناٹے میں آ گیا۔ اس نے ایک تلخ حقیقت بیان کر دی تھی۔ اس سلسلے میں اب حنیف سے مزید کسی سوال کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ بات ختم کر کے وہ سسکنے لگا۔ میں نے اسے دل کا غبار دھونے کا موقع دیا۔ اس نوعیت کے لمحات میں وہ کسی حقیر تنکے سے زیادہ ہلکا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کی مدد سے مجھے اپنی داستان غم سناتا رہا، وہ افسوس بھری شرمناک داستان جو پینو نے اپنے جوتے کی نوک سے اس کے مقدر کے پٹے پر رقم کی تھی۔ جب حنیف معتدل ہو گیا اور اس نے اپنی آنکھیں صاف کر لیں تو میں نے اس کے ساڑو شوکت کو بھی اندر بلا لیا کمرے میں۔ اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ دوہرے قتل کی اس سنگین واردات میں کسی بھی طور پر حنیف ملوث نہیں تھا۔ میں نے شوکت کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، حنیف کو یہ رات تو میرے تھانے کے حوالات میں گزارنا ہوگی۔ کل میں کسی پولیس اہلکار کو نظام آباد بھیج کر اس کے بیان کی تصدیق کراؤں گا۔ اگر اس کی بات درست ثابت ہوئی تو میں اسے گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ حنیف نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، تھانے دار صاحب، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ حنیف کی تائید کے بعد شوکت کے پاس کسی حیل و حجت کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ وہ اپنے ساڑو کو میرے پاس چھوڑ کر واپس شہزاد کوٹ چلا گیا۔ جب میں سونے کے لیے لیٹا تو میرا ذہن اس کیس کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف تھا۔ 2 جیتے جاگتے انسان موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ اگر یہ قتل حنیف نے نہیں کیے تھے تو پھر پینو اور نواز کا قاتل کون تھا؟ مجھے جلد از جلد اس خطرناک سوال کا جواب تلاش کرنا تھا۔ میں نے پینو اور نواز کی لاشوں کا بغور جائزہ لیا تھا اور میرا ذہن اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ انہیں بے خبری کی حالت میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ وہ جس حالت میں تھے اس کا تقاضا تھا کہ کمرے کے دروازے اور کھڑکی کو بند رکھا جائے۔ اگر قاتل باہر سے آ کر ان پر فائرنگ کرتا تو وہ بے خبری کی حالت میں موجود نہیں رہ سکتے تھے۔ باہر سے آنے والے کو کھڑکی یا دروازہ کھولنا پڑتا، اور ایسا ہوتے ہی پینو اور نواز کا چونک جانا لازمی تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ قاتل جو کوئی بھی تھا وہ پہلے سے اس کمرے میں کہیں چھپا بیٹھا موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ حنیف کی ذات اس لیے بھی شک کے دائرے سے باہر نکل آئی تھی کہ پینو اسے کھانا کھلانے کے بعد ڈیرے کی طرف آئی تھی، لہٰذا حنیف کا پہلے سے اس کمرے کے اندر چھپا ہونا ناممکنات میں سے تھا۔ میں انہی خیالات کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہوئے نیند کی وادی میں پہنچ گیا۔ آئندہ روز تھانے آتے ہی میں نے ایک پولیس اہلکار کو حنیف کے بیان کی تصدیق کے لیے نظام آباد روانہ کر دیا۔ دوپہر کے وقت حوالدار بہادر علی میرے کمرے میں آیا اور انکشاف انگیز لہجے میں اس نے بتایا، ملک صاحب، آلہ قتل برآمد ہو گیا ہے۔ اوہ! میں اچھل پڑا۔ تم اس پستول کی بات کر رہے ہو جس سے کل پینو اور نواز کو چودھری مبارک کے ڈیرے پر قتل کیا گیا تھا؟ جی، میں اسی پستول کی بات کر رہا ہوں۔ کہاں ہے وہ پستول؟ آلہ قتل کی دریافت کا سرا شوکت کے سر بنتا ہے ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بتانے لگا۔ آج صبح ہی
उसने थाने में आकर बताया है कि जब उसने जानवरों को चारा डालने के लिए बैलगाड़ी का रुख किया तो मज़कूरा पिस्तौल उसकी निगाह में आ गया। रात घर पहुंचने के बाद उसने बैलों को खोलकर गाड़ी को अपने घर में सहन की एक दीवार के साथ खड़ा कर दिया था, लेकिन चारा गाड़ी के ऊपर ही रहा था। आज सुबह जब उसने चारे को गाड़ी से उतारकर एक ढेर लगाया तो उसके अंदर से पिस्तौल निकल आया। बात के इख्तिताम पर बहादुर अली ने कपड़े में लिपटे हुए आला कत्ल इस पिस्तौल को मेरे सामने पेश कर दिया। मैंने बगौर पिस्तौल का मुआयना करने के बाद बहादुर अली से पूछा, क्या ये पिस्तौल इसी तरह कपड़े में लिपटा हुआ था? वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं जनाब, कपड़े में तो इसे मैंने लपेटा है। शौकत तो इसे ऐसे ही लेकर आ गया था। क्या हनीफ का साड़ू शौकत इस वक्त थाने में मौजूद है? नहीं मलिक साहब, वो रिवाइवल मुझे देने के बाद वापस गांव चला गया था, हवलदार ने बताया। बताकर गया है कि दोपहर के बाद दोबारा इधर आएगा। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, क्या इस पिस्तौल के हवाले से तुमने हनीफ से किसी किस्म की पूछताछ की? नहीं जनाब, मैंने अभी तक इससे कोई सवाल नहीं किया, हवलदार ने जवाब दिया। आज सुबह जब मैंने एक पुलिस एहलकार को हनीफ के बयान की तस्दीक के लिए निज़ामाबाद रवाना किया था तो इसने फ़ौरन बाद ही एक अहम अमूर की अंजाम दही के लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ गया था। इसी दौरान में शौकत ने वो पिस्टल थाने पहुंचाया था। ठीक है, तुम हनीफ को मेरे पास भेज दो, मैंने हवलदार से कहा। मैं खुद उससे पूछगछ करता हूँ। बहादुर अली मेरे कमरे से रुखसत हो गया। ये जिस ज़माने का जिक्र है, इन दिनों जदीद तरीन तफ्तीशी टेक्नोलॉजी के बगैर सिर्फ हाथ पाँव और दिमाग का इस्तेमाल करके ही पेचीदा केसेस को हल किया जाता था। इस ज़माने में फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था और न ही अदालत उंगलियों के निशानात के सबूत को कोई अहमियत देती थी। लेकिन ये पिस्टल चूँकि हनीफ की चारे वाली बैलगाड़ी से बरामद हुआ था, लिहाजा इस मामले पर पूछताछ ज़रूरी थी। जब वो मेरे कमरे में पहुंचा तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हनीफ, आला कत्ल बरामद हो गया है। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, कहाँ से? तुम्हारी बैलगाड़ी पर लदे हुए चारे के ढेर में से। वहाँ किसने रखा? वो बेयकीनी से मेरी तरफ देखने लगा। वो बैलगाड़ी किसकी मिल्कियत है? मैंने पूछा। मेरी जनाब। फिर इस सवाल का जवाब भी तुम ही दोगे, मैंने कहा। फिर मज़कूरा पिस्टल की झलक दिखाने के बाद इजाफा किया, ये पिस्टल तुम्हारे साड़ू शौकत को चारे के अंदर से मिला है। या तो ये पिस्टल तुमने चारे में छुपाया था या फिर ये तुम्हारे साड़ू का किया धरा है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया थानेदार साहब। फिर ये शौकत की कारिस्तानी होगी। नहीं, वो बड़े वसूख से बोला। शौकत मुझे किसी चक्कर में फंसाने के लिए ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकता। मैं शौकत को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मगर उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो मैं पूछे बिना ना रह सका। मगर क्या? मुझे लगता है, वो हिजानी अंदाज में बोला, यह वहीद की शैतानी हो सकती है। वहीद के नाम पर मेरा चौंक जाना लाजमी था। मैंने हनीफ की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? पता नहीं, मेरी मत मारी गई है। वो अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोला, ये बात मुझे कल रात क्यों नहीं याद आई? रात गई, बात गई, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अगर अब कोई अहम बात तुम्हें याद आ ही गई है तो फ़ौरन मुझे बताओ। जनाब, मुझे अच्छी तरह याद है, वो जज्बात से मामूल लहजे में बताने लगा। कल जब मैं कटी हुई घास को अपनी बैलगाड़ी पर रख रहा था तो वहीद मेरे पास आया था। उसने मुझसे इधर उधर की दो चार बातें की। फिर वो चारे को गाड़ी पर रखने में मेरी मदद करने लगा। मुझे लगता है कि वहीद ने मेरी नज़र बचाकर ये रिवाइवल घास वाले अखबार में कहीं छुपा दिया होगा। हनीफ के इस इंकिशाफ ने मेरे रगों पे में सनसनी सी दौड़ा दी थी। ये एक इत्तेफाक था कि वहीद से अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी। हालांकि मैं इसका तफसीली इंटरव्यू करने के मूड में था। वो मकतूल नवाज के साथ डेरे पर ही रहता था, लिहाजा वो दोहरे कत्ल की इस संगीन वारदात पर बेहतर अंदाज में रोशनी डाल सकता था। वहीद तुम्हारे पास कितने बजे आया था? हनीफ ने जवाब दिया कि इस वक्त 3:30 या 4 बजे होंगे। मैं इसके बाद ही निज़ामाबाद की तरफ गया था। थोड़ी ही देर पहले मैंने फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी थीं। फायरिंग की आवाज़? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये तुम बिल्कुल नई बात बता रहे हो। जी, मैं सच कह रहा हूँ, वो मजबूत लहजे में बोला। फायरिंग की आवाज़ किस तरफ से आई थी? मैंने सनसनाते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। डेरे की तरफ से जनाब। ओह, मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया।
फिर तस्दीक तलब निगाह से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, फायरिंग की आवाज़ तुमने वहीद के आने से पहले सुनी थी या इसके जाने के बाद? मैंने ये आवाज़ वहीद के आने से पहले सुनी थी, उसने बताया। कितनी देर पहले? मेरे दिमाग में खलबली मची हुई थी। कोई लगभग 1 घंटा पहले, उसने जवाब दिया। लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है, इसमें 10-15 मिनट का फ़र्क हो सकता है। हाँ, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि फायरिंग की वो आवाज़ पीनो के जाने और वहीद के आने के दरमियान किसी वक्त सुनाई दी थी। तो क्या तुमने वहीद से इस फायरिंग के हवाले से पूछा था? जी, पूछा था, मगर उसने बताया कि वो बड़ी नहर की तरफ से आ रहा है और ये कि उसने फायरिंग की कोई आवाज़ नहीं सुनी। हनीफ के पहले बयान के मुताबिक पीनो कमोबेश 1:30 बजे दोपहर उसके पास से रुखसत हुई थी और वहीद लगभग 3:30 बजे हनीफ के पास पहुंचा था। इस हिसाब से तो यही जाहिर होता था कि पीनो कोई 1:45 बजे डेरे पर पहुंची होगी और 2:30-3 बजे के करीब इसे नवाज की मय्यत में मौत की नींद सुला दिया गया था। वक्त के हवाले से ये मेरा मोहतात अंदाज़ा था। मौत का दुरुस्त वक्त पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही से पता चल सकता था। हनीफ से सनसनीखेज पूछताछ का सिलसिला जारी ही था कि इसका साड़ू शौकत भी थाने पहुंच गया। मैंने फौरन इसे अपने कमरे में बुला लिया। हमारे बीच मज़ीद 10 मिनट तक इसी मौजू पर बात होती रही। फिर मैंने हनीफ को शौकत के साथ मौजा शहजाद कोट जाने की इजाज़त दे दी। इन दोनों की तरफ से मेरा दिल साफ हो चुका था और मुझे यकीन हो गया था कि इन दोनों का पीनो नवाज के कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं था। गुज़िश्ता रोज़ चौधरी मुबारक ने अपनी हवेली में मुझसे वादा किया था कि वो वहीद को मेरे पास थाने भेज देगा। मैं चूँकि दिन के इब्तिदाई हिस्से में थाने में मौजूद नहीं था, लिहाजा वहीद के बारे में मैंने हवलदार बहादुर अली से इस्तफसार किया। नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, चौधरी का नौकर वहीद तो इधर फटका भी नहीं। अगर वो इधर फटका नहीं तो अब इसके इधर फटकने का वक्त आ गया है। मैंने जहरखंद लहजे में कहा, आप हुक्म करें मलिक साहब। बहादुर अली यकायक रेड अलर्ट हो गया। हुक्म तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, मैंने मायना खेज लहजे में कहा। पहले तुम इस शैतान की औलाद को यहाँ तो हाजिर करो। वो चुटकी बजाते हुए बोला, आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब, मैं अभी गया और अभी आया। तुम्हें सीधा चौधरी मुबारक के डेरे पर पहुँचना है, मैंने ताकीदी लहजे में कहा। वहीद को इस वक्त डेरे पर ही मौजूद होना चाहिए। तुम अपने साथ 2 कांस्टेबल्स को भी ले जाओ और वहीद को गिरफ्तार करके थाने ले आओ। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, एक बात का खास तौर पर ख्याल रखना बहादुर अली, वहीद चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मगर किसी भी सूरत उसे चौधरी मुबारक से मिलने नहीं देना। वो सीना ठोकते हुए बोला, अच्छी तरह समझ गया मलिक साहब। मौजूदा हालत की पल पल बदलती सूरत में वहीद की ज़ात इंतहाई मशकूक हो गई थी और हनीफ के ताज़ा तरीन इंकशाफात के बाद तो वहीद को ट्रायल रूम की सैर कराना बेहद ज़रूरी हो गया था। शाम से चंद मिनट पहले बहादुर अली वहीद को गिरफ्तार करके थाने ले आया। वहीद अपनी गिरफ्तारी पर अगरचे काफ़ी परेशान नज़र आता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो हवलदार को ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ देने से बाज नहीं आ रहा था। मैंने अपने हवलदार से पूछा, इस सरकारी सांड को गिरफ्तार करने में तुम्हें कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? जनाब, इस कमबख्त की ज़बान दराजी ने बड़ी खप डाल रखी है, बहादुर अली ने नापसंदीदा नज़र से वहीद की तरफ देखते हुए बताया। ये एसपी और आईजी तक अपनी पहुंच की बातें कर रहा है। क्या तुमने इसकी ज़बानबंदी के लिए कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ा? मैंने मायना खेज अंदाज में बहादुर अली से दरियाफ्त किया। अभी तक तो मैंने इसे बस 2-4 झापड़ी रसीद किए हैं। वो दोनों हाथों को मलते हुए बोला, अगर आप थोड़ी देर के लिए इसे मेरी तहवील में दे दें तो अगली पिछली सारी कसर निकाल दूंगा। फिक्र न करो बहादुर अली, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। इस बंदे के तेवर तो यही बता रहे हैं कि 1-2 घंटे के लिए तुम्हें इसकी मेहमानदारी का मौका ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल इसे तुम थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में छोड़ दो। पहले मैं इसकी खैर खैरियत पूछूंगा, तुम्हारी बारी बाद में आएगी। बहादुर अली मेरी बात को समझ गया। इसके कमरे से रुखसत होने के बाद मैं वहीद की तरफ मुतवज्जा हो गया। वहीद की उम्र लगभग 25 साल रही होगी। वो एक हट्टा कट्टा इंसान था। वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक एक तेज़ तर्रार बंदा नज़र आता था। उसकी आंखों में किसी लोमड़ी ऐसी मक्कारी और किसी सांप जैसी चमक पाई जाती थी। उसने मेरे साथ तो वो लबोलेजा इख्तियार नहीं किया जिसमें वो बहादुर अली से गुफ्तगू कर चुका था। ताहम खासी बरहमी से बोला, थानेदार साहब, आपने मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया है?
तुम्हारा जुर्म बहुत संगीन है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ठोस लहजे में कहा, अगर शराफत का मुजाहरा करते हुए तुम अपना जुर्म कबूल कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत सी आसानियां पैदा हो जाएंगी, वरना मैं तुम्हें जल्लाद के हवाले करने पर मजबूर हो जाऊंगा। जल्लाद? कौन जल्लाद? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मैं हवलदार बहादुर अली की बात कर रहा हूँ, मैंने वजाहत करते हुए कहा, जो तुम्हें गिरफ्तार करके यहाँ लाया है और इसके दिल में तुम्हारी खातिरदारी की ख्वाहिश करवटें ले रही है। बहादुर अली के जिक्र पर उसने बुरा सा मुंह बनाया, फिर कमाल ढिठाई से बोला, जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं तो फिर इकबाल जुर्म का क्या सवाल पैदा होता है। जवाब और सवाल पैदा करने का काम मुझे बहुत अच्छी तरह आता है और ये पैदावार मैं तुम्हारे अंदर से हासिल करूँगा। वो उलझी हुई नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने अपनी मेज़ की दराज में हाथ डाला, फिर कपड़े में लिपटा हुआ पिस्टल निकालकर उसके सामने रख दिया और पूछा, जानते हो ये क्या है? क्या है? वो मक्कारी से बोला, ये 32 बोर का पिस्टल है। मैंने कपड़े की तहों को खोलते हुए कहा, और इसी पिस्टल की मदद से नवाज और पीनो को मौत के घाट उतारा गया है। मेरी बात आई समझ में? पिस्टल को देखकर उसकी आंखों में शातिराना चमक पैदा हुई, उसके साथ ही उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मेरी तजुर्बाकार निगाह को ये समझने में कोई दिक्कत महसूस न हुई कि वही इस पिस्टल को अच्छी तरह पहचान चुका था। अपनी तस्दीक की खातिर मैंने इससे पूछ लिया, इस पिस्टल को पहचानते हो? ये एक हथियार है जनाब, वो नपे तुले अल्फाज में बोला। ये तो मैं भी जानता हूँ कि ये एक हथियार है, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। मैंने इसकी शनाख्त के बारे में तुमसे सवाल किया था। मैं इस हथियार को क्यों पहचानूं? उसकी हरदर्मी में कोई फ़र्क न आया। इस पिस्टल का मुझसे क्या लेना देना थानेदार साहब? इसका मतलब है कि तुम शराफत से इस बात का इकरार नहीं करोगे कि इस पिस्टल को तुमने हनीफ की चारे वाली बैलगाड़ी में चारे के अंदर छुपाया था। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर सुलगते हुए लहजे में कहा, यह झूठ है। वो चीख से मुशाबा आवाज़ में बोला, आप खामखा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये थाना है, तुम्हारी खाला के घर का सहन नहीं। मैंने उसे एक ज़ोरदार दबका मारा। अगर अब तुमने ऊंची आवाज़ में बात की तो मैं तुम्हारी ज़बान को गुद्दी से खींचकर बाहर निकाल लूँगा, फिर ज़िंदगी भर बोलने के काबिल नहीं रहोगे। मेरे अचानक बदलते हुए तेवर को देखकर उसके जारहाना अंदाज में खासी कमी वाक़ हुई। फिर वो मोतदिल लहजे में बोला, थानेदार साहब, मैं इस पिस्टल के बारे में कुछ नहीं जानता। गोया तुम इस बात से इनकारी हो कि तुमने इस पिस्टल की मदद से पीनो और नवाज का खून किया है। मैंने एक ख़ास चाल चलते हुए कहा, मैंने किसी का खून नहीं किया। वो कदरे घबराए हुए अंदाज में बोला, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो उसका कोई सबूत भी है आपके पास? हाँ है सबूत, बहुत ठोस सबूत। मैंने अपने जहन में मौजूद मंसूबे के तहत कहा। क्या सबूत है? उसने मुतज़ब्ज़ब लहजे में पूछा। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट है मेरे पास, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने इस पिस्टल का लेबॉर्ट्री टेस्ट कराया है और इस पर तुम्हारी उंगलियों के वाज़े निशानात पाए गए हैं। वो मेरी चाल में आ गया और जल्दी से बोला, यह नहीं हो सकता। मैंने तो बात अधूरी छोड़कर वो वहशतज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी था। उसने मेरे जाल में पाँव रखकर मेरा काम आसान कर दिया था। मैंने सख्त लहजे में कहा, क्यों नहीं हो सकता? इसलिए ना कि तुमने पिस्टल को चारे के ढेर में छुपाते वक्त इस पर से अपनी उंगलियों के निशानात साफ कर दिए थे, है ना? मैंने किसी को कत्ल वतल नहीं किया। उसकी डिटाई में कोई कमी वाक़ई नहीं हो रही थी। आपको मेरे बारे में कोई शदीद किस्म की गलत फहमी हो गई है। गलत फहमी की औलाद। मैंने घूर कर उसे देखा। क्या ये दुरुस्त है कि कल दिन में लगभग 3:30-4 बजे तुम इधर खेतों में हनीफ से मिले थे और तुमने गाड़ी पर चारा लादने में हनीफ की मदद भी की थी? जनाब, मैंने तो कल का पूरा दिन हनीफ की शक्ल ही नहीं देखी, वो बड़े एतमाद के साथ बोला। इसकी दरोगोई ने मुझे सुलगा कर रख दिया। ताहम मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए इससे पूछा, क्या ये भी दुरुस्त नहीं है कि जब तुम हनीफ के पास पहुंचे तो इसने तुमसे फायरिंग के बारे में सवाल किया था और तुमने अपनी लाइलमी जाहिर करते हुए हनीफ को बताया था कि तुम तो बड़ी नहर की तरफ से आ रहे हो, लिहाजा तुमने फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी? ये बात भी बिल्कुल झूठ है, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। पता नहीं हनीफ को मुझसे क्या दुश्मनी है जो उसने मेरे खिलाफ ऐसी बकवास की है। क्या झूठ है? मैंने बाल की खाल निकालना ज़रूरी समझा। फायरिंग का होना या हनीफ का तुमसे पूछना? मैं हनीफ की बात कर रहा हूँ थानेदार साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैं हनीफ से मिला, न उसने मुझसे फायरिंग के बारे में
पूछा और ना ही मैंने उसे इस हवाले से कोई जवाब दिया। इसका मतलब है कि पहली बात दुरुस्त है। मैंने उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए सवाल किया, यानी फायरिंग हुई थी? जी बिल्कुल फायरिंग हुई थी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं इस वक्त बड़ी नहर की दूसरी जानिब था। फायरिंग की आवाज़ सुनकर मैंने डेरे की सिमत दौड़ लगा दी थी। वो धीरे धीरे मेरे फैलाए हुए दाम में फंसता जा रहा था। मैंने पूछा, जब तुमने डेरे की तरफ फायरिंग की आवाज़ सुनी, इस वक्त तुम इधर नहर की दूसरी जानिब क्या कर रहे थे? हनीफ के बयान की यकसर तरदीद करके वो अपने जुर्म पर मोहर तस्दीक तो सब्त कर ही चुका था। अब ज़बानी इकरार के लिए मैं उसके साथ मेहनत कर रहा था। मेरे सवाल के जवाब में उसने बताया, थानेदार साहब, कल दोपहर में मैंने और नवाज़ ने एक साथ खाना खाया था। जब लगभग 1 बजे हम खाने से फारिग हुए तो नवाज़ ने मुझसे कहा कि मैं नहर की दूसरी जानिब वाक़े चौधरी साहब की ज़मीनों में चला जाऊं। इन ज़मीनों में कुछ काम था। मैं 2 बजे वहां पहुंचा और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। लम्हे भर के लिए वो रुका, एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मुझे काम में लगभग आधा घंटा ही हुआ था कि डेरे की तरफ से ढिशूं ढिशूं फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। मैंने काम छोड़कर डेरे की जानिब दौड़ लगा दी। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने पीनो और नवाज़ को बड़ी शर्मनाक हालत में देखा। मुझे ये समझने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि नवाज़ ने मुझे इसीलिए डेरे से हटाकर काम के बहाने नहर की दूसरी सिमत वाले खेतों में भेजा था। वहीद, वो अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुआ तो मैंने उसे मुखातिब कर लिया, तुम्हारी बात से तो यही जाहिर होता कि तुम नवाज़ और पीनो के बाहमी ताल्लुकात के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे इनके रब्त ज़ब्त का कुछ कुछ अंदाज़ा तो था, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि वो दोनों बेगैरती की हुदूद भी फलांग डालेंगे। उन्होंने तो इंतहा कर दी थानेदार साहब, इसीलिए तुमने इन्हें मौत की नींद सुला दिया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा, आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं जनाब। वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला, मेरी भला इन दोनों से क्या दुश्मनी? मैं ऐसा क्यों करूँगा? अगर तुम्हारा इन दोनों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था तो फिर तुम नवाज़ की घरवाली मरियम को उल्टी सीधी पट्टियाँ क्यों पढ़ाने जाते रहते थे? मैंने चुपते हुए लहजे में दरियाफ्त किया, तुमने मरियम से कहा था ना कि वो नवाज़ पर नज़र रखे, क्योंकि नवाज़ के साथ पीनो का कोई चक्कर चल रहा है। तुमने मरियम को ये भी बताया था कि पीनो नवाज़ से मिलने डेरे पर भी आती रहती है। तुम्हारी ये चाल नवाज़ से तुम्हारी दुश्मनी को जाहिर करती है। बताओ, करती है या नहीं? ऐसी कोई बात नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। नवाज़ तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मुझे इसकी मौत का सख्त दुख है। मैं इसके खिलाफ ऐसी घटिया बात क्यों करूँगा? आपको ये किसने बताया है? अगर किसी और ने बताया होता तो शायद मैं इसकी बात का यकीन न करता, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन ये बात एक ऐसे शख्स की ज़बानी मुझ तक पहुंची है कि मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। किस शख्स ने आपको ये सब बताया है? वो चौंके हुए लहजे में बोला। मरियम ने, मैंने इंकिशाफ अंगेज अंदाज में कहा। वो झूठ बोलती है, वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला। मैंने तो कभी इससे ऐसी कोई बात नहीं की, ये सब कुछ उसने अपने तौर पर ही सोच लिया होगा। वो भी क्या करे बेचारी। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, आपने मरियम को देखा है ना? न मुँह न मत्था ते जिन पावें लत्ता। नवाज़ और मरियम का कोई जोड़ ही नहीं बनता जनाब। मुझे तो यही लगता है कि मरियम पागल हो गई है। मैं मरियम से तफसीली मुलाकात कर चुका था। किसी इंसान की शक्ल और सूरत पर कोई मनफी तबसरा करना बदअखलाकी के ज़ुमरे में आता है। एहतराम आदमियत का तकाजा यही है कि ऐसी बातों से इज्तनाब बरता जाए। अलबत्ता वहीद की इस बात से मुझे मुकम्मल इत्तेफाक था कि मरियम और नवाज़ की जोड़ी निगाह में जचती नहीं थी। हनीफ झूठा है और मरियम ने भी तुम्हारे हवाले से दरोगोई की है। मैंने तीखी निगाह से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ एक तुम ही इस दुनिया में सच्चे और खरे इंसान हो। लेकिन मेरी एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो मुझे तजस्सुस भरी अंदाज में तकने लगा। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वहीद, तुम मेरे हाथ लगे हो तो मैं तुम्हें थाने के हवालात से सीधा जेल भी पहुंचाऊंगा, और इस सिलसिले में इस्तगासा के 2 गवाहों का बयान मेरे काम को बहुत आसान कर देगा। वो इज़्तिरारी लहजे में पूछने लगा, कौन से 2 गवाह? मकतूल नवाज़ की बीवी मरियम, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, और मकतूला पीनो का शौहर हनीफ। मेरी ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया
और अपनी सफाई पेश करते हुए आएं बाएं शाएं करने लगा। मैंने हवलदार बहादुर अली के हवाले करते हुए कहा, बहादुर अली आज की रात के लिए तुम्हारा मेहमान है, तुम इसकी खातिरदारी के सिलसिले में अपना हर अरमान पूरा कर सकते हो। बहादुर अली की बातें खिल गईं। आने वाला दिन बड़ा सनसनीखेज और मुख्तलिफ जावियों से मसरूफ साबित हुआ। मैंने जिस पुलिस एहलकार को हनीफ के बयान की तस्दीक के लिए निज़ामाबाद रवाना किया था वो वापस आ गया और उसने बताया कि हनीफ वाकई आरिफ से अपनी रकम लेने निज़ामाबाद गया था, मगर आरिफ ने उसे आइंदा वादे पर टाल दिया था। कांस्टेबल की इस तस्दीक के बाद हनीफ का नाम मुकम्मल तौर पर शक के दायरे से बाहर निकल गया था। मुझे यकीन था कि पीनो और नवाज के दोहरे कत्ल में वो मुलव्विस नहीं था। थोड़ी ही देर में सरकारी अस्पताल से नवाज और पीनो की पोस्टमार्टम शुदा लाशें भी आ गईं और उसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मेरा बुलावा भी। मैं जिस काम के लिए गुज़िश्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गया था वो अभी पूरी तरह निपटा नहीं था, लिहाजा वहाँ दोबारा मेरी ज़रूरत पेश आ गई थी। मैंने बुलावा लाने वाले सरकारी अहलकार को थाने में बिठाया और सरकारी अस्पताल से आने वाली डेड बॉडीज़ के मामले को निपटाने में मसरूफ़ हो गया। ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। पोस्टमार्टम शुदा लाशों के साथ पोस्टमार्टम शुदा रिपोर्ट भी आई थी। मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफराद यानी पीनो और नवाज की मौत वक़ुआ के रोज़ से पहले 2 से 3 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। इन्हें बेखबरी में मौत के घाट उतारा गया था। फायरिंग इतनी अचानक थी कि वो संभल भी नहीं पाए थे और जहाँ थे जिस हाल में थे ज्यों के त्यों इन्ना लिल्लाह हो गए थे। 4 गोलियां नवाज के बदन में और 2 गोलियां पीनो के जिस्म में पेवस्त हुई थीं। 32 बोर की इन 6 गोलियों ने इनके आमाल के जिंदा सबूत के साथ इन्हें लुक़मा अजल बना दिया था। मैंने ज़रूरी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मकतूलीन नवाज और पीनो के लवाहिकीन को थाने बुलाकर लाशें इनके हवाले कर दी। इस काम से निपटने के बाद मैंने हवलदार बहादुर अली को अपने कमरे में बुलाया और पूछा, तुम्हारे मेहमान का क्या हाल है बहादुर अली? मेरा इशारा वहीद की जानिब था। गुज़िश्ता रात मैंने वहीद को हवलदार के सुपुर्द किया था। बहादुर अली ने मुझको ताव देते हुए जवाब दिया, मलिक साहब, मैंने कभी आपको मायूस किया है? तुम्हारा मतलब है कि वहीद ने इकबाल जुर्म कर लिया है? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। वो सनसनीखेज लहजे में बोला, उसने न सिर्फ इकबाल जुर्म कर लिया है बल्कि इस दोहरे कत्ल के पस मंज़र की बड़ी संगीन कहानी भी सुना डाली है। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं ज़रा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का चक्कर लगाऊं, फिर ये संगीन कहानी भी सुनूंगा और मुजरिम का इकबाली बयान भी नोट करूंगा। कल मैंने वहीद को हवाला अदालत करना है। तुम हवालाती पर कड़ी निगाह रखना। मैं शहर से जल्दी लौट आऊँगा। आप बेफिक्र होकर जाएं मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला, मैं यहाँ के मामला संभाल लूँगा। थोड़ी देर के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने के लिए थाने से निकल ही रहा था कि चौधरी मुबारक वहाँ पहुँच गया। वहीद की गिरफ्तारी उसके इल्म में आ चुकी थी। वो इस वक्त खासा बरहम नज़र आता था। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो खुशीले लहजे में बोला, मलिक साहब, आपने ये क्या बदमाशी लगा रखी है? मैं बिल्कुल अनजान बन गया और पूछा, क्या हो गया चौधरी साहब, इतनी गर्मी क्यों दिखा रहे हैं? मैं गर्मी ना दिखाऊं तो क्या धनिया पीकर सो जाऊं? वो उखड़े हुए लहजे में बोला, आपने कातिल को खुला छोड़ रखा है और एक बेगुनाह इंसान को पिछली रात से हवालात में डाल रखा है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये वहाँ का इंसाफ है जिस दुनिया में आप और मैं सांस ले रहे हैं। मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, आप अपने जिस लाडले को बेगुनाह करार दे रहे हैं उसने इकबाल जुर्म कर लिया है। हैं? ये कैसे हो सकता है? वो भौंचक्का रह गया। क्या कैसे हो सकता है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। आपको वहीद के कातिल होने पर हैरानी है या इसके इकबाल जुर्म करने पर? नहीं, वो तेज़ी से संभलते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं। फिर कैसी बात है चौधरी साहब? मैं ये कह रहा था कि मुझे यकीन है कि वहीद बेगुनाह है। वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, आप इसे छोड़ दें तो अच्छा है। क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा, मैं तो किसी भी कीमत पर वहीद को छोड़ने वाला नहीं। मैं सुबह से अदालत के हवाले कर रहा हूँ। आपने अपने बंदे को छुड़ाने के लिए जो भी जोर लगाना है वो अदालत में लगा लीजिएगा। फ़िलहाल तो मैं एक ज़रूरी काम से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। मैं आपको मज़ीद 1 मिनट भी नहीं दे सकता। मलिक साहब, वो बड़ी रऊनत से बोला, आपको मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। मेरी पहुँच ऊपर तक है।
आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाकर जिन अफसरान के दफातर के सामने अटेंशन खड़े होते हैं और जिन्हें सल्यूट मारना आप पर लाजिम है, वो लोग मेरे दोस्तों में शुमार होते हैं। मुझसे उड़ना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। चौधरी मुबारक, कान खोलकर मेरी बात सुन लो और अगर तौफीक हो तो इसे अपने पल्ले भी बांध लो। मैंने उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए ठोस लहजे में कहा, तुम्हारी पहुंच ऊपर तक होगी, मगर मेरी पहुंच ऊपर वाले तक है। जहां तक आपको अपनी ताकत पर गरूर है, तो अब हाथों में हाथ तो डल ही गए हैं। किसके बाजुओं में कितना दम है, इस बात का फैसला जल्द ही हो जाएगा। और लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक बोतल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, तुमने अपने जिन दोस्तों का जिक्र किया है वो मेरे अफसर ज़रूर हैं और मैं एहतरामन इन्हें सल्यूट भी करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी भी अफसर के किसी भी गलत हुक्म की तामील नहीं की, क्योंकि मेरी गर्दन सिर्फ इस ज़ात के सामने झुकती है जो अफसरों का अफसर और बादशाहों का बादशाह है। वही मेरा मालिक है, मेरा खालिक है और मेरा राज़िक है। मैं सिर्फ इसी के हुक्म का ग़ुलाम हूँ। वो चंद लम्हात तक मानदाना नज़र से मुझे घूरता रहा, फिर धमकी आमेज लहजे में बोला, मैं तुम्हें भी देख लूँगा और तुम्हारे थानेदारी को भी। मैंने बहादुर अली को अपने पास बुलाकर ज़रूरी हिदायत दी, फिर एक टांगे में बैठकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रवाना हो गया। मेरी वापसी शाम से थोड़ी देर पहले हुई थी और जब मैंने थाने में कदम रखा तो वहाँ का नक्शा बदल चुका था। मुझे बताया गया कि 1 घंटा पहले चौधरी मुबारक का बेटा चौधरी तबारिक थाने आया था और उसने हवालाती से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। चौधरी तबारक का अंदाज अपने बाप के बरक बहुत ही माकूल और नरम था, लिहाजा हवलदार ने उसे वहीद से चंद बातें करने की इजाज़त दे दी और बहादुर अली का ये इजाज़त देना ही क़यामत खेज साबित हुआ था। वहीद और तबारिक में किसी बात पर तकरार हुई और चौधरी तबारिक ने तेश में आकर अपना पिस्टल निकाल लिया था। फिर वहीद का सीना छन्नी करके वो वहाँ से फरार हो गया था। मैंने हवलदार से कहा, बहादुर अली, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुमने वो काम कर डाला था जिसकी मैंने जाते हुए तुम्हें हिदायत की थी? आपका शागिर्द हूँ मलिक साहब, वो फ़क्रिया लहजे में बोला। आपके हुक्म की तामील में कोई कोताही कैसे कर सकता हूँ? चौधरी तबारिक ने वहीद को कत्ल करके हमारा काम और भी आसान कर दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आपने मुझे अपनी गैर मौजूदगी में वहीद का हल्फिया बयान कलमबंद करने का फरीज़ा सौंपा था ना? वो गहरी संजीदगी से बोला। मैंने ये काम बड़े तसल्ली बख्श अंदाज में कर दिया है और वहीद के इकबाल जुर्म के नीचे उसका अंगूठा भी लगवा लिया है। ये तो ठीक है, मैंने कुछ ना समझने वाले अंदाज में कहा, मगर तुम तो कह रहे हो कि चौधरी तबारिक ने वहीद को कत्ल करके हमारा काम आसान कर दिया है। ये क्या मुअम्मा है बहादुर अली? आप वहीद का बयान पढ़ेंगे तो सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। वो तहरीरी बयान देने वाला कागज़ मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला। वहीद ने चौधरी तबारिक के ईमा पर ही नवाज और पीनो को मौत के घाट उतारा था। वैसे तो चौधरी तबारिक को फिट करने के लिए वहीद का इकबाल जुर्म ही काफ़ी था, लेकिन चौधरी तबारिक ने फ़रत गैज़ में आकर जो कदम उठाया है वो खुद को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ है। आप वहीद का बयान पढ़ेंगे तो सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और वहीद का हल्फिया बयान पढ़ने लगा। इस बयान में वहीद ने पीनो और नवाज के कत्ल का इकरार करते हुए बताया था कि उसने ये मज़मूम काम चौधरी मुबारक के फर्जंदे अर्जुमंद चौधरी तबारिक के हुक्म पर किया था। वाक़ियात के मुताबिक चौधरी तबारिक की पीनो पर बड़ी गहरी नज़र थी। इस नज़र में इस वक्त और भी गहराई पैदा हो गई जब पीनो ने तबारिक की मफलूज माँ की मालिश के लिए हवेली आना जाना शुरू किया। चौधरी मुबारक मौजा शहजाद कोट का मुतलकुल अनान बादशाह था और तबारिक उसका अकलौता बेटा, लेकिन पीनो तबारिक को पसंद नहीं करती थी। उसका दिल नवाज में अटका हुआ था। तबारिक ने पीनो को अपनी जानिब माइल करने के लिए हर हरबे आजमा कर देख लिए, लेकिन उसे कामयाबी हासिल न हुई। इसी शकस्तनुमा जिल्लत ने उसे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर दिया और उसने वहीद की मदद से नवाज और पीनो को ठिकाने लगवा दिया। वहीद ने अपने बयान में बताया था कि वो पीनो और नवाज की गैर निसाबी सरगर्मियों से बखूबी आगा था, लिहाजा जब वकूए के रोज़ खाने से फारिग होने के बाद नवाज ने उसे नहर की दूसरी जानिब वाली ज़मीन पर काम की गर्ज से भेजा तो वह नवाज को दिखाने के लिए डेरे से निकल गया, लेकिन फिर वो नवाज की नज़र बचाकर इसी कमरे में एक जगह छुप गया जहाँ नवाज और पीनो रंगरलियाँ मनाने में मसरूफ़ थे।
32 बोर का भरा हुआ पिस्टल वहीद के पास था। अपने छुपने का बंदोबस्त उसने एक दिन पहले कर लिया था। जब पीनो डेरे पर पहुंची तो नवाज ने उसे कमरे में बुला लिया। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा और खिड़की बंद कर ली और बड़ी दीदा दिलेरी से अपनी खरमस्तियों में मशगूल हो गए। नवाज को इस बात का इत्मीनान था कि वहीद 4 बजे से पहले वापस नहीं आएगा। इसी इत्मीनान और बेफिक्री ने इन दोनों को और भी गैर मुताद कर दिया। वहीद ने इनकी गफलत से फ़ायदा उठाते हुए बेदरेक फायरिंग करके इन्हें मौत की नींद सुला दिया। वहीद ने अपने मंसूबे का एक मरहला तय कर लिया था। दूसरे मरहले में उसे आला कत्ल हनीफ के सामान में छुपाना था ताकि कातिल की हैसियत से शक हनीफ पर जाए। जब रिवाइवल हनीफ के सामान से बरामद हुआ तो पुलिस का ध्यान हनीफ की गैरतमंदी की तरफ चला गया और ऐसा हुआ भी था। लेकिन पहले हनीफ के बयान, फिर चौधरी मुबारक का वहीद को थाने में पेश करने से एतराज़ और आखिर में वहीद का मेरे सवालात के सामने ढह जाना, इन तमाम कड़ियों ने मिलकर हालात का पासा पलट दिया था और वहीद के हल्फिया बयान ने उसके परवानाए मौत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी थी। जब हवालात में वहीद से मुलाकात के बाद चौधरी तबारिक को ये पता चला कि वहीद ने अपने बयान में हकीकत उगल दी है तो वो गुस्से से पागल हो गया। गुस्से को इसीलिए हराम कहा जाता है कि इस कैफियत में किया गया फैसला हमेशा नुकसान ही देता है। चौधरी तबारिक ने भी जोश जज्बात में आकर एक इंतहाई संगीन कदम उठा लिया था। बहरहाल उसने जो कुछ भी किया था उससे मेरा काम आसान हो गया था। इसे फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए मुझे किसी खास कोशिश की ज़रूरत नहीं करनी पड़ी। दिल में ख्वाहिशात की मौजूदगी बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे इंसान की ज़िंदगी को तहर्रुक मिलता है, लेकिन ये ख्वाहिशात अंधी और बेलगाम नहीं होना चाहिए, वरना इनके हुसूल की खातिर इंसान को तारीक राहों की मुसाफिरत इख्तियार करना पड़ती है जिसका अंजाम तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होता। चौधरी मुबारक और चौधरी तबारिक जैसे लोग हर अच्छा बुरा काम अपने चमचों से कराने के आदी होते हैं और अपने मकसद के हुसूल के लिए जायज़ और नाजायज़ की पहचान भी खो बैठते हैं। ऐसे चमचागिर अफराद ज़िंदगी के हर शोबे में नज़र आते हैं। बस इंसान के पास देखने वाली आँख होना चाहिए और ऐसे लोगों के अंजाम से नसीहत पकड़ने वाला ज़हन।